बहुत ही शॉकिंग चीज मैंने सुनी, ईटिंग फ्रेंच फ्राइज इज वर्स देन स्मोकिंग अ सिगरेट। दैट फ्रेंच फ्राइज वो पता नहीं कौन से ऑयल में हीट हुई है, वो ऑयल कितनी बार यूज हुआ है, और जितनी बार ऑयल हीट होता है उतनी बार वो ट्रांस फैटी एसिड कन्वर्ट होता है, सो सीधा हार्ट में जाता है। फ्राइज की एक सर्विंग में 25 सिगरेट के धुएं में पाई जाने वाली मात्रा के बराबर में कुछ कार्सिनोजेनिक एल्डिहाइड हो सकते हैं। चीजें ऐसी कौन सी है जो हर किसी को आनी चाहिए? हार्ट की प्रॉब्लम देखे या किसी का कोलैप्स देखे, अगर कोई कोलैप्स हो रहा है उसको लेटाओ, आप लेटा के आप उसके पैर ऊपर करो ताकि ब्लड फ्लो वापस हार्ट की तरफ आए। इमीडिएटली चेस्ट कंप्रेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं देना है। किसी चीज़ को आप दबाते हो वापस से उसको थोड़ा सा रिकॉयल होने दो ताकि उसको ब्लड रिसीव करे, ताकि हार्ट पंप करे और ब्लड ब्रेन तक पहुंचे। एक्सरसाइज ज़्यादा करने से भी हार्ट अटैक आ सकता है। आपके अंदर रिस्क बढ़ जाती है। एक्सरसाइज और हार्ट हेल्थ का एक यू शेप कर्व का रिलेशनशिप है। आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, आपको हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक। अब आपने एक्सरसाइज शुरू की, हार्ट अटैक की रिस्क कम होती जाएगी। अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, वापस से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए हार्ट रिलेटेड डेथ्स में। Heart attacks are suddenly claiming young lives. India is now the heart attack capital of the world. There is a rise in heart attacks among young people. हाउ डू आई नो कि मेरा हार्ट हेल्दी है? अगर आप 45 मिनट्स कंटिन्यूस वॉक कर सकते हो बिना रुके हुए, आपका हार्ट हेल्दी है। टेल मी 3 सुपर फूड्स जो आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करोगे लोगों को खाना। हमारा पर्पस है कि हम इंडिया के हर कोने तक इंडिया के टॉप लोगों का नॉलेज पहुंचा सकें, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें, उन्हें एजुकेट करें और इंस्पायर करें। एंड उस मिशन में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे एंड उतने ही ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले राज शमानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। डॉक्टर रविंद्र सिंह राव, वेलकम टू फिगरिंग आउट। थैंक यू सो मच इधर आने के लिए। थैंक यू राज, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और इस आपके प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। वेल, आज के पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव यह है कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उससे हम कैसे बच सकते हैं, अगर होती है तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, एंड हर कोई अपने घर में ऐसा कैसे कर सकता है कि उन्हें कभी भी उनकी फैमिली में या उनके साथ ये प्रॉब्लम्स ना हो, राइट? क्योंकि आई वाज रीडिंग अ स्टैट विच इज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना, कि इंडिया में टोटल डेथ्स जितनी भी होती हैं उनमें से ऑलमोस्ट 28% डेथ सिर्फ हार्ट अटैक से होती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो राज। 1993 के अंदर मैक्सिमम डेथ इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस से होती है। 2012 में लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है, उसमें जो पेपर पब्लिश हुआ, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया इज हार्ट रिलेटेड डिजीज। ना एक्सीडेंट है, ना कैंसर है, ना ट्यूबरक्लोसिस है। सो 1992 से लेके अपन इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट किया है, पर अपन वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए हैं हार्ट रिलेटेड डेथ्स में। तो टेल मी, आप क्या करते हो एंड व्हाट इज द मिशन दैट यू आर ऑन, एंड कैसे इस प्रॉब्लम से आप टैकल कर रहे हो? सो मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारे पास मेरे दो मेन एम है। नंबर 1, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बीमारी ना हो। ओके। दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। मतलब किसी व्यक्ति को अगर बीमारी है तो मैं उसका सही इलाज करूं और दोबारा होने से उस बीमारी को रोका जाए। ओके। सो एज अ डॉक्टर जो मेरा रोल आता है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। आपको बीमारी हो गई, मैंने इलाज कर दिया, मैंने आपको एजुकेट कर दिया कि दोबारा बीमारी ना हो। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है कि बीमारी फर्स्ट टाइम भी ना हो, उसके अंदर पेशेंट, उसकी फैमिली और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो यू सेड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। एक कार्डियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है?
सो कार्डियोलॉजी की सब स्पेशलिटी है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग वायर, कैथेटर, बिना सर्जरी किए हुए हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल किसी को ब्लॉकेज है, वी वुड गो विद अ कैथेटर, हाथ की आर्टरी या पैर की आर्टरी से हार्ट के अंदर पहुंचते हैं और उसका ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट करते हैं. उसी प्रकार से बिना सर्जरी पैर के रास्ते या हाथ की आर्टरी के रास्ते के द्वारा जाके हम लोग हार्ट के वाल्व्स का ट्रीटमेंट करते हैं. तो इंटरवेंशन मतलब हार्ट के अंदर इलाज करना, और कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की बीमारियों का कैथेटर से इलाज करे. So you're telling me कि बिना सर्जरी के हार्ट का ऑपरेशन? Yes. I have never heard this. So okay, tell me हार्ट का ऑपरेशन किन किन केसेस में करना होता है? What are the multiple cases जब कर सकते हो तुम? सो हार्ट एक भगवान ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन बनाया है. इट्स लाइक अ मोटर पंप. 1 मिनट में हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है, और जब आप दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं, तो यही 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर तक जाता है. तो अब एक मसल पंप इमेजिन करो जो कंटिन्यूसली जब से अपन पैदा हुए हैं तब से वो बीट करे जा रहा है, और बीट करता है जब तक अपनी पूरी लाइफ रहती है. सो हार्ट के अंदर 3 मेन कंपोनेंट हैं: हार्ट की मसल, हार्ट के वैल्व्स और हार्ट की आर्टरीज जो उसको ब्लड सप्लाई करती हैं. कोई भी मसल, किसी भी मसल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. वो ऑक्सीजन हार्ट के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सप्लाई करती है. ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लॉकेज होता है उससे हार्ट अटैक पैदा होता है. उसका ट्रीटमेंट मैं एंजियोप्लास्टी के द्वारा करता हूँ. हार्ट का वाल्व जो कि खराब हो सकता है, वो लीक कर सकता है या वो टाइट सिकुड़ सकता है, जिसको रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस बोलते हैं. हम लोग हार्ट का वाल्व भी बिना सर्जरी के रिप्लेस करते हैं. और हार्ट की मसल अगर वीक होती है तो उसके लिए हम लोग दवाइयाँ देते हैं. सो इस टाइप के ट्रीटमेंट्स ब्रॉडली जो हार्ट की बीमारियों के पॉसिबल होते हैं. ओके, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है, और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? इन तीनों में डिफरेंस है कि तीनों ऑलमोस्ट सेम? तीनों में सटल डिफरेंस है, बट कार्डियक अरेस्ट का जो कारण है वो हार्ट ब्लॉकेज है. ओके. सो हार्ट अटैक मतलब हार्ट के ऊपर अटैक. सो हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर अचानक से ब्लॉकेज आता है, हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलता और हार्ट पंप नहीं करता. इसको बोलते हैं हार्ट अटैक. हार्ट अटैक आने के बाद में जब हार्ट पंप नहीं करता है उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट. सो अनफॉर्चुनेटली आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, 50% पेशेंट्स जब हार्ट अटैक होता है वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते. इसीलिए कई बार अपने जानकार जिम में एक्सरसाइज करते हुए टाटा मैराथन के बाद में अचानक से हार्ट अटैक आता है एंड वी लूज देम. ब्लॉकेज, जब आर्टरी में ब्लॉकेज आता है उसको ब्लॉकेज बोला जाता है. ब्लॉकेज से हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक का जो फाइनल आउटकम है वो कार्डियक अरेस्ट होता है. सो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कुछ टाइम होता है बीच में? कई बार बहुत इंस्टेंटेनियसली होता है, बहुत ही इंस्टेंटेनियसली. आपको एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है एंड देन यू आर नॉट देयर. इसीलिए हम लोग कई बार एजुकेट करते हैं, जो भी ये पब्लिक प्लेसेस हैं, जिम्नेशियम्स हैं, जिम्स हैं, उनके अंदर एक डिफिब्रिलेटर मशीन होना चाहिए. डिफिब्रिलेटर. डिफिब्रिलेटर क्या होता है? जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, कोई अचानक से कोलैप्स होता है, एक इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है जिससे पेशेंट वापस रिवाइव हो जाता है. पर जो आपने सवाल पूछा, क्या ये अचानक से होता है? पेशेंट्स को कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनको यहाँ पे जलन हो रही होती है. मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इसको गैस मान लेते हैं. बट मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर गैस जैसा लग रहा है, आप अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मुझे ये गैस पहले कभी बनी है? अगर उसका आंसर नो है तो हार्ट की बीमारी है. अगर फर्स्ट टाइम आपको इस एरिया में कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है, कंसिडर इट टू बी अ हार्ट प्रॉब्लम. इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं. सो आपने ऐसा क्यों बोला कि डिफिब्रिलेटर जो मशीन होती है जिम में होनी चाहिए? जिम में हार्ट अटैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जिम में ज़्यादा नहीं होते, बट वो यंग डेथ्स है, वो प्रिवेंटेबल डेथ है. सो एक होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एक होता है बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट. अभी हम सबको बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए. बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट क्या है? मान लो मैं अभी कोलैप्स हो जाता हूँ, आप सामने बैठे हैं, तो आप इमीडिएटली उठ के आएंगे, मेरा चेस्ट को कंप्रेशन देंगे, सीपीआर देंगे. इतनी देर में कोई एम्बुलेंस को बुलाएगा और लेट्स से यहाँ पर डिफिब्रिलेटर मशीन लगी हुई है, आप उसको तोड़ेंगे, आप लाएंगे और मुझे एक इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे. ये एक प्रिवेंटेबल डेथ है. इसीलिए
जो वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, और जिम्स हैं, मॉल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, 100% गोइंग फॉरवर्ड इन सब जगह एक डिफिब्रिलेटर लगा होना चाहिए। वो क्या यूज़ करना इतना आसान होता है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। और जब आप हैं तो आप पूरे इंडिया को एजुकेट कर सकते हो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में उसको बस निकालना है, चेस्ट पे लगाना होता है, उस पर लिखा होता है एंड जस्ट एक बटन प्रेस करना होता है। अच्छा, बहुत ही सिंपल है। यू सेड ये प्रिवेंटेबल डेथ है। सो जो आए दिन हम लोगों को सुनने में आता है कि जिम में इसकी डेथ हो गई, किसी की बहुत ही नॉर्मल पार्टी में था और वहाँ पे किसी को अटैक आ गया, कोई एयरपोर्ट पे अटैक आ गया, राइट, एंड वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। सो ये सारी प्रिवेंटेबल डेथ बोलते हो आप? यस, इनको आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, सडन हार्ट अटैक आया, सडन हार्ट अटैक आते ही हार्ट के अंदर एक अरिदमिया पैदा होता है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मेडिकल टर्म है, पर जानलेवा धड़कन पैदा होती है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं वो जानलेवा धड़कन वापस ठीक हो जाती है। जैसे ही समय वेस्ट होता जाता है तब तक फिर हार्ट रिकवर नहीं होता। तो यस, अगर कोई पेशेंट सडनली, कोई व्यक्ति सडनली कोलैप्स होता है, आप उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट दे पाते हो, सीपीआर दे पाते हो और डिफिब्रिलेटर से शॉक कर पाते हो, वो एक प्रिवेंटेबल डेथ है। कितना टाइम होता है हार्ट अटैक से लेके डिफिब्रिलेटर देने तक जहाँ पे यू कैन गेट बैक द पर्सन? सो इमीडिएटली, अगर इमीडिएटली मतलब 1 minute, 5 minutes, 30 minutes? So one minute. So ideally it should be done immediately. Immediately का मतलब क्या है मैं बताना चाहूँगा। आप अगर कोलैप्स हो गए हैं, आप इमीडिएटली डिफिब्रिलेटर को ढूंढें। पर अगर आपके पास डिफिब्रिलेटर नहीं है, आप उसके अंदर चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करें। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने के बाद कंप्रेस सीपीआर देते देते आप नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाएं। थोड़ा सा समय जाने के बाद में 8 minutes, 10 minutes, जैसे जैसे समय जाता जाता है, हार्ट के अंदर इरिवर्सिबल डैमेज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। आप और मैं इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है, ब्रेन में ब्लड जा रहा है, ब्रेन में ऑक्सीजन जा रहा है, इसीलिए अपन सोच पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन हार्ट पंप नहीं कर रहा, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया, 8 minutes के अंदर इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, ब्रेन डेथ स्टार्ट हो जाती है। सो दिस हैज टू बी एन इंस्टेंटेनियस एफर्ट। सो अगर कोई इंसान हार्ट अटैक आके गिर जाता है और मैं उसे उसी टाइम सीपीआर देता हूँ, राइट? सीपीआर ट्रेनिंग इज वेरी इजी है, आप 2 से 4 घंटे में सीख सकते हो, राइट? और 1 मिनट तक आप उसको सीपीआर देते रह रहे हो। तो उसके बाद फिर डू यू थिंक उनका टाइम बढ़ जाता है टिल द टाइम दे रीच हॉस्पिटल? यस। कैसे होता है, आप देखो, आपने सीपीआर के थ्रू हार्ट का काम ले लिया, हार्ट भी पंप कर रहा है, आप भी सीपीआर से चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हो, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और कई बार सीपीआर करते करते हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 30 मिनट से सीपीआर चल रहा है, हम लोग तुरंत हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी करते हैं और पेशेंट रिवाइव हो जाता है। Yes, these patients can be revived. 30 minutes. 30 minutes. Patients have revived after 45 minutes of CPR. So इसको बोलते हैं effective CPR. आप अच्छे से हार्ट कंप्रेस करो ताकि हार्ट पंप करे और ब्लड ब्रेन तक पहुंचे। टेल मी 3 चीज़ें ऐसी कौन सी है जो हर किसी को आनी चाहिए एज अ सिटीजन, ताकि हम हमारे आसपास जब भी कोई बीमारी देखें या हार्ट की प्रॉब्लम देखें या किसी का कोलैप्स देखें तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक बेटर स्टेट में पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, एक जो सबसे बड़ी गलती की जाती है, जैसे कोई पेशेंट कोलैप्स हो रहा होता है उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। सो आप देखोगे उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बिठा नहीं। आप सबसे पहला काम करो, अगर कोई कोलैप्स हो रहा है उसको लेटाओ, आप लेटा के आप उसके पैर ऊपर करो ताकि ब्लड फ्लो वापस हार्ट की तरफ आए। नंबर 1। नंबर 2, आप पेशेंट का पल्स चेक करना सबको आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, आप भी मेरे साथ कर सकते हो। आप अपनी फिंगर्स लें, यहाँ पर जो रिस्ट की बोन है इस तरफ आउटर साइड में, बाहर वाली साइड में, हाँ, हल्का हाथ प्रेशर लगाएं और आपको पल्स फील होगी, हार्ट बीट। कई बार आप सिर्फ अपनी नेक पल्स फील कर सकते हैं। दैट्स इट। सो पल्स नहीं आ रही है, 3rd, इमीडिएटली चेस्ट कंप्रेशन। ये सिर्फ 3 चीजें हैं। आप लेटाओ, पेशेंट कोई भी कोलैप्स हो रहा है, पैर ऊपर करो, पल्स चेक करो, चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन कितनी देर तक देना चाहिए? सो हम लोग तो यूजुअली इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है पेशेंट्स, बट जो रिकमेंडेड है समवेयर बिटवीन 80 to 100 बीट्स पर मिनट। बट आप अपने हिसाब से चेस्ट कंप्रेशन देते रहें बस, इट्स लाइक कंटिन्यूस। लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं देना है। अपने को याद रखना है, किसी चीज़ को आप दबाते हो
वापस से उसको थोड़ा सा रिकॉयल होने दो ताकि उसको ब्लड रिसीव करे, फिर आप पंप कर रहे हो, फिर आप उसको थोड़ा सा रिकॉयल करेगा, ब्लड आएगा. सो जस्ट 60 to 80 beats per minute for a common man. मेडिकली हम लोग अलग करते हैं ICUs के अंदर और हॉस्पिटल्स में, बट कॉमन बस कंफर्टेबल चेस्ट कंप्रेशन करते हैं. डू यू थिंक जानबूझ के डराते हैं डॉक्टर्स? नहीं. सो ये भी आपने, और खासतौर पर मैं जिस फील्ड में हूँ कार्डियोलॉजी, उसमें तो सब लोग यही कहते हैं हार्ट का डॉक्टर डराता है. एग्जैक्टली. सो मैं ये कहता हूँ हार्ट का डॉक्टर डराता नहीं है, उसी को नहीं पता कब इमरजेंसी आएगी. सो हम लोग सिर्फ एजुकेट करते हैं. सो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. अगर मैं ये बोलूँ कि आपको हार्ट अटैक है और आपको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, मैं गलत हूँ. मैं उसको एजुकेट करूँगा कि आपको हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक के अंदर सडन डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और हम लोग एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. दिस इज़ एजुकेशन. पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में एक उन्होंने स्टडी की थी जिसका नाम था स्टेंट फॉर लाइफ. ओके. 33 कंट्रीज में, और उन्होंने ये प्रूव किया कि हार्ट अटैक के दौरान सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंजियोप्लास्टी ही ऐसा ट्रीटमेंट है जो पेशेंट की जान बचाती है. तो हम लोग डराते नहीं हैं, हम लोग एजुकेट करते हैं. पेशेंट और पेशेंट फैमिली और हम डॉक्टर्स, वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज. हम लोगों को एक टीम होना पड़ता है टू ट्रीट द पेशेंट. बट डोंट यू थिंक कि बहुत बार बहुत सारे पेशेंट से बोलते हैं कि मुझे एक हार्ट अटैक आया था माइनर सा, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे उसके बाद बहुत डरा दिया, बोल दिया कि आपको हार्ट अटैक आया, आप कभी भी डेथ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके परिवार का क्या होगा, प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, मल्टीपल थिंग्स यू कैन फेस. और आप डर के आप सोचते हो कि मैं अभी ऑपरेशन करा लूँ, राइट? एंड देन वो बहुत लोग हैं जो नहीं कराते हैं, उसके बाद भी 5 साल 7 साल 8 साल हो गए उनको और उनको कभी कुछ नहीं हुआ. सो ये एक फिर कंसेप्शन बन जाता है कि ये देखो इसने मुझे डरा दिया था, इसने बोला था 2 दिन में भी डेथ हो सकती है, आपके ज़्यादा 10 दिन हो सकते हैं. 10 साल निकाल दिए, मैं 10 साल निकाल दिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ. तो फिर तो ये डॉक्टर डराते हैं, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं. सो आपका राज जो क्वेश्चन है इतना रेलेवेंट है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे से कोई पेशेंट ही पूछ रहा है. सो मेडिकल साइंस जो है, इट इज़ अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. हम लोग हमेशा कहते हैं हम लोगों की साइंस में ना तो 0% है ना 100% है. अब जब हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक में डेथ होने की संभावना 100% नहीं है. यस, 50 to 70% है, पर आप 50 to 70% में आओगे या 20 to 30% में आओगे, कोई नहीं जानता. पर एक चीज़ जो हम लोग श्योर जानते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान अगर हम लोग इलाज करेंगे तो आपकी अनहोनी, डेथ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, 0 नहीं होती. तो ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं कि हार्ट अटैक के बाद में इलाज कराया फिर भी नहीं बच पाए. वी फील सॉरी, सैड अबाउट इट, क्योंकि कई बार हार्ट अटैक इतना मैसिव होता है. बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है माइनर अटैक एंड मेजर अटैक. अ हार्ट अटैक इज अ हार्ट अटैक. ओके. या, एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि कल तो 40 किलोमीटर्स की मैराथन का दौड़ी है और अभी अनफॉर्चुनेटली सडन डेथ हुई. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. और हम लोग इसीलिए 2 ही टर्म यूज़ करते हैं, और पब्लिक को भी ये समझना चाहिए, हार्ट अटैक येस और नो. यू सेड कि कल मैराथन दौड़ी है और आज हार्ट अटैक आ गया, राइट? डोंट यू थिंक कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि कार्डियो करना चाहिए, कार्डियो जब अच्छे से करते हैं तो फिर हार्ट अटैक नहीं होता, राइट? हार्ट को ट्रेन करते रहना चाहिए. इज दैट अ लाई देन? No. So that's again such a relevant question, Raj. Exercise and heart health. ये एक स्टडी हुई है, स्टडी पब्लिश भी हुई है. एक्सरसाइज और हार्ट हेल्थ का एक यू शेप कर्व का रिलेशनशिप है. अब मैं समझाता हूँ ये क्या होता है. आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, आपको हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक है. अब आपने एक्सरसाइज शुरू की, हार्ट अटैक की रिस्क कम होती जाएगी, आप एक्सरसाइज करते गए, कम होती गई. एक सर्टन लेवल के बाद में अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, वापस से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है. सो वी हैव टू डू, हमें सब कुछ मॉडरेशन में करना है. तो आप देखोगे जो एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक की चांसेस फिर से बढ़ रही हैं. सो जो एक्टिविटी है, एरोबिक एक्टिविटी, यस, रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है. बट एक सर्टन लेवल के बाद में इट स्टार्ट्स टू कॉजिंग हार्म अगेन.
तो एक्सरसाइज ज़्यादा करने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? आपके अंदर रिस्क बढ़ जाती है, एंड दिस हैज बीन प्रूवन। ज़्यादा की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है, वो हर एक व्यक्ति से। That's what I was gonna say. Yes. Like what is that? ये कौन सा पॉइंट है जहाँ आपको पता है कि अब आप ज़्यादा कर रहे हो? कि मेरे लिए वो पॉइंट क्या होगा जहाँ पे, या किसी भी इंसान के लिए जो रोज एक्सरसाइज करते हैं, वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ या मैं कम कर रहा हूँ? बिकॉज सी हियर्स अ चैलेंज एंड एक कन्फ्यूजन। मैं जब भी जिम जाता हूँ, मुझे जिम जाना पसंद नहीं है, पहली बात। आई डोंट लाइक एक्सरसाइजिंग। तो मैं अपने आप को मना बनू के जाता हूँ कि चलो एक्सरसाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपके बॉडी बेटर रहती है, ब्रेन बेटर रहता है, हेल्थ बेटर रहती है, ऑल ऑफ दैट, राइट, मल्टीपल थिंग्स। तो मैं इसके लिए जिम जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ वहाँ पे, द फर्स्ट रूल इज़ कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, क्योंकि अगर आप गए गार्डन में वॉक जैसे करते हो वैसे वॉक करके आ गए, या वही 5 किलो से आप उठा के वापस घर आ गए, तो इट हैज़ नॉट डन एनीथिंग टू यू, रेजिस्टेंस कभी नहीं बना। तो आप हमेशा वो ट्राई करते हो कि थोड़ा सा पुश करो, राइट। अब मैं जो थोड़ा पुश करता हूँ, क्या वो पुश करना सही है कि नहीं? वो पुश करना बिल्कुल सही है, आप पुश करो, थोड़ा पुश करो। एज आई सेड, आप एक्सरसाइज बढ़ाते जाओगे, इट इज़ गुड फॉर हार्ट हेल्थ, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड दैट हमें अभी और स्टडीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर आपका जो सवाल है कि एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है, वो वी नीड टू वर्क ऑन इट। वी हैव टू डू दिस मोर स्टडीज़ टू रियली अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। बट वो पॉइंट हर पेशेंट टू पेशेंट, एज, सेक्स, उसका वेट, उसकी अदर डिजीज से वेरी करता जाएगा। पर व्हाट आई टेल, योर बॉडी नोज इट। जब आपको लग रहा है कि आप एक्सट्रीमली पुश कर रहे हो और हर दिन पता लगा आप एक्सट्रीम वेट्स उठा रहे हो, we would suggest don't do it. So you find your own pace, you find your own comfort level. क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, या जो मुझे मेरी बॉडी के लिए सटल साइंस हो सकते हैं कि यार आज पुश कर रहा है, आज थोड़ा लाइट ले ले, 2-3 दिन रेस्ट कर लो, रिकवरी कर लो, फिर वापस ट्रेंड कर देना? So ये जो आपने पूछा, मैं बताऊंगा जो हार्ट स्पेसिफिक क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहला, जो फिजिकल एक्टिविटी आप कल तक कर पा रहे थे, उसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी को आज करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप उसको उतनी पेस पे नहीं कर पा रहे हो, आप स्लो कर पा रहे हो, आपको सांस फूल रहा है। पहले आपको लग रहा था मैं तो 5 किलोमीटर दौड़ रहा था, अब मैं 2 किलोमीटर पे सांस फूल रहा है। और फिजिकल एक्टिविटी जो कि वेट लिफ्टिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, उस दौरान अगर आपको सीने में भारीपन आ रहा है, हाथों में दर्द आ रहा है, गले में घुटन हो रही है, जॉ पेन आ रहा है, दीज आर द अलार्मिंग साइंस। कोई भी डिस्कम्फर्ट जॉ से लेके दोनों हाथों तक फिजिकल एक्टिविटी पे अगर आता है, वो कार्डियक सिम्टम है। गॉट इट। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस कल तक थी, आज वो सेम नहीं है, और Yes. उसकी वजह से मुझे कहीं पे दर्द हो रहा है या इरिटेशन हो रही है बॉडी में, देन इट्स अ साइन। क्या मुझे उस दिन रेस्ट कर लेना चाहिए? एक दिन मे बी वो रिकवरी नहीं होने की वजह से हो रहा है, कि मुझे इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सो आपको पता लग जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, बॉडी को पता होता है। आप अपने आप से पूछिए, मुझे तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, वो आपको लेबल कर देगा, आप नॉर्मल हो, आप निश्चिंत होकर घर आ जाओ। बट हार्ट की बीमारियों को गैस मानकर जब घर पे बैठे रहते हैं, और कई बार सिर्फ ये मान के बैठे रहते हैं कि शायद थकावट हो रही है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, कल मैंने कुछ खा लिया था, कल मैंने अलग टाइप की कुछ चाट खा लिया था, हुआ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, चाट तो आप हर दिन ही खाते आए होंगे। देन दे थिंक यस। सो कुछ भी अनयूजुअल लगे जो आज तक नहीं हुआ है, सी ए डॉक्टर। इज इट रेकमेंडेड टू सी ए डॉक्टर एवरी टाइम? नो। सो आपको पहली बार सिम्टम्स हुए, डॉक्टर रूल आउट कर देता है कि बट ये सब सिम्टम्स कितने नॉर्मल है, राइट? मतलब मुझे तो आए दिन ऐसा कभी ना कभी लगता रहता है कि ओके मे बी आई एम टायर्ड, तो आज एग्जॉस्टेड हूँ, सो जाता हूँ, राइट? या मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं ज़्यादा पुश कर रहा हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअली कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो योर गट इज़ नॉट राइट, और मे बी आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि अटक रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, वियर्ड लग रहा है। सो ये सारी चीज़ें, इंडिया में रहते हो, आपका खाना इतना ज़्यादा स्पाइसी, अप एंड डाउन है, फ्राइड है, चाट चलती रहती है, हमारा स्लीपिंग साइकिल अब बहुत ही वियर्ड है, स्पेशली इन माई एज वेयर आप मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे आप एकदम प्रॉपर कर रहे हो, संडे रात को आप सुबह 5 बजे तक जगे हुए हो। सो दीज आर, ये हमारी रेगुलर लाइफस्टाइल है,
और इसमें जो आपने सिम्टम्स बोले वो कितना आसान है आना. सो अगर मुझे हर हफ्ते ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो देन आई कैन इफ आई गो टू डॉक्टर, माय डॉक्टर विल बी लाइक कि भाई क्या हो गया. तो इसलिए मैंने पूछा आपको, बस अपने ऐसा सिम्टम अगर आपको पहले कभी नहीं आया है, देन यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर. ट्रस्ट मी. अगर आपको यहाँ पर गैस, आप अपने आप को पता होगा ये तो मुझे हर हफ्ते होता है यार, दिस इज यूजुअल फॉर मी, देन यू इग्नोर इट. बट इफ यू हैव अ सिम्टम जो आज तक नहीं हुआ, वो हार्ट का ही है. और मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, इंडिया में हार्ट अटैक 10 साल पहले आता है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड. हम लोग अब 30 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, 45 ईयर ओल्ड यंग लोगों में हार्ट अटैक देखते हैं. और यंग लोगों में जो हार्ट अटैक होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है कंपेयर टू एल्डरली पीपल. और आप सोल ब्रेड अर्नर हो, आप फैमिली में पूरा फैमिली को ध्यान रखते हो, सब कुछ करते हो, तो कई बार यंग लोगों में जो हार्ट अटैक होता है इट इज़ डेंजरस. सो आपके माध्यम से अपन सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं. आपको गैस बन रही है, आपको हमेशा बनती रहती है, दैट्स फाइन. और आपको पहली बार कोई सिम्टम हुआ है, गो एंड सी ए डॉक्टर. वो बता देगा नॉर्मल है, एंड द नेक्स्ट टाइम यू नो कि मुझे तो सेम हो रहा है, आई डोंट हैव टू वरी. या यू सेड कि इंडिया में यंग लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. क्यों आपको लगता है कि यंग लोगों में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? सो हार्ट अटैक का जो कारण है वो 2 मेन रीज़न है. एक तो होता है मॉडिफाइबल, जिसको अपन लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल. नॉन मॉडिफाइबल मतलब जेनेटिक्स. साउथ एशियन होना अपने आप में हार्ट अटैक का एक रिस्क फैक्टर है. डायबिटीज़, पूरे वर्ल्ड का डायबिटीज़ का कैपिटल इंडिया है. अगर पूरे वर्ल्ड में 5 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, 3 इंडियन हैं. सो डायबिटीज़ होना. दूसरा जो यंग लोगों में हार्ट अटैक का एक कारण है वो है लाइफस्टाइल. स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है. खान पान एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है. जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री अपने आप में कारण है. स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है. और ट्रांस, सैचुरेटेड एंड प्रोसेस्ड फूड, ये बहुत बड़ा कारण है. सो ओवरऑल लाइफस्टाइल जो बदली है पिछले 20 साल में, उसके कारण हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ा है. डू यू थिंक ये सब पहले नहीं था? क्योंकि इंडिया का खाना, व्हेन आई टॉक टू माय डैड, या मैं अपने दादा से बात करता हूँ या पापा से या दादी से बात करता हूँ, उन लोगों का खाना तब भी ऐसे चाट, फ्राइड, ऑलवेज वाज दिस. इंडिया वाज वेरी, हमारे इधर ये प्रोसेस फूड, जंक फूड जो हम बात करते हैं, मे बी आज हम अमेरिकन जंक फूड खाते हैं, बट पहले हम अगर करते तो हम स्ट्रीट फूड खाते तो वो भी काफ़ी जंक ही है. नथिंग इज़ वेरी हेल्दी इफ़ यू लुक एट. हम भी इससे पहले बात करते, जलेबी हमारे यहाँ सालों से बनती है, विच हर कोई खाता रहता है. मैं इंदौर से आता हूँ जहाँ पे समोसे, कचौड़ी इज़ एन एवरी डे अफेयर, जो हर कोई खाता रहता है और सालों से खाते आ रहे हैं. सो फूड की जो बात करें कि ऑल ऑफ अ सडन फ्राइड बढ़ गया है, शुगर बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें तो इंडिया पहले से ही थी. राइट, 20 ईयर्स पहले भी यही था, 30 ईयर्स पहले भी यही था, आज भी वही है. देन अदर थिंग्स दैट यू टॉक्ड अबाउट, अगर आप बोल रहे हो साउथ एशियन होना इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 20 साल पहले भी तो जेनेटिक्स वही होंगे. तो फिर क्या चेंज हुआ? हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ, लाइक व्हाट डू यू थिंक, फिर क्या चेंज हुआ? यस, सो आपने बताया, लेट्स से कॉमन फैक्टर, आप एक फूड को 20 साल में कॉमन फैक्टर रख दो. स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह बढ़ चुका है. जो 20 साल अपने दादा दादी जी जो कचौरी खाते भी थे, उनको कोई स्ट्रेस नहीं था. अभी जो स्ट्रेस लेवल है यंग लोगों के अंदर, इट इज़ नेक्स्ट लेवल. मैं भी उसी में आता हूँ. तो जो स्ट्रेस है, और खान पान का आप ये देखोगे, हार्ट की बीमारी में एक कारण कभी नहीं होता. अगर हार्ट की बीमारी का एक कारण होता तो उसको ठीक करके आप ठीक कर देते. हार्ट की बीमारी होती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. सो खाना प्लस स्ट्रेस, और खाना जो अभी है उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो रहा है. सो प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो रहे हैं, स्ट्रेस है. प्रिजर्वेटिव क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स? प्रिजर्वेटिव्स आप देखोगे, जो भी आप डब्बा बंद खाना खाते हैं, आप उसका भी उसको पढ़ के देखना, उसमें पाम ऑयल लिखा होता है. सो ये सब एक टाइप के प्रिजर्वेटिव्स हैं. फिर आप देखोगे बहुत सारे केमिकल्स लिखे होते हैं. सो वो सब प्रोसेस्ड फूड है. उनसे क्या होता है, क्यों डालते हैं? इनके अंदर ट्रांस फैटी एसिड होता है. सो अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है.
कोलेस्ट्रॉल के कुछ पार्टिकल्स होते हैं LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, जिसमें LDL एक खराब कोलेस्ट्रॉल है जो हार्ट अटैक करता है, HDL एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो हार्ट अटैक से प्रिवेंट करता है। जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उससे ट्रांस फैटी एसिड होता है। ट्रांस फैटी एसिड होने से जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट होता है वो एथ्रोजेनिक कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। इसका मतलब वो डिपॉजिट होगा, वो जहाँ पर आर्टरी में डिपॉजिट होगा वहाँ पर प्लाक बनाएगा। अब आर्टरी को आप इमेजिन करो एक ट्यूब है जिससे ब्लड फ्लो होता रहता है। अगर इस ट्यूब के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो जो ब्लड का जाने का रास्ता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एथ्रोजेनिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। अब हार्ट में ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक होता है, ब्रेन में ब्लॉकेज होता है तो स्ट्रोक होता है, पैरों में ब्लॉकेज होता है तो गैंग्रीन होती है। और ये तीनों रिलेटेड है टू द प्लाक एंड ब्लॉकेजेस? Yes, plaque and blockage. You have a blockage in the brain vessel, stroke. Blockage in the heart vessel, heart attack. Blockage in the leg vessels, gangrene. एक छोटा सा स्टडी हुआ था साउथ अमेरिका में। उन्होंने क्या किया कि टॉडलर्स जो 5 to 7 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चों को गुड हैबिट्स जिससे हार्ट की बीमारियां ना हो वो उनको सिखाई। फिर इन बच्चों को अगले 30 साल तक फॉलो किया और फिर उसी का कंट्रोल ग्रुप जिन बच्चों के अंदर ये इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, पता लगा इन 5 to 7 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर जिनको सिखाया गया था क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा फूड है, क्या खराब फूड है, इनके अंदर हार्ट की बीमारियां बहुत कम हुई। सो हम लोग जैसे अब पिज़्ज़ा है, खाना पड़ेगा, पिज़्ज़ा रहेगा, फ्रेंच फ्राइज है, खाएंगे, रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि ख़त्म हो जाएगी। पर 3 टाइप के फूड होते हैं, एक खाना जो आप हर दिन खाओ, एक खाना जो कभी कभी खाओ, और एक खाना जो बहुत ही कम खाओ। सो 0 इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो कौन सा खाना जो रोज खाना चाहिए, कौन सा खाना कभी कभी खाना चाहिए, कौन सा कभी नहीं खाना चाहिए? गिव मी एग्जांपल। सो लेट्स से सैलेड हर दिन होना चाहिए। Okay. अनप्रोसेस्ड फूड जो भी टाइप का आप खाते हैं, जो घर में अनप्रोसेस्ड फूड होता है वो आपका हर दिन होना चाहिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मोटे अनाज की रोटी है, आप दही ले रहे हैं, आप मिल्क ले रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स आलमंड्स ले रहे हैं, वॉलनट्स ले रहे हैं, आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आप ब्राउन राइस ले रहे हैं। सो मैदा नहीं खाना है। तो आप देखो सब कुछ अनप्रोसेस्ड फूड है, ये आपका हर दिन होना चाहिए। जो प्रोसेस्ड फूड है, लेट्स से कुछ केक है, पेस्ट्रीज हैं, कुकीज़ हैं, वंस इन अ वाइल, आइसक्रीम है वंस इन अ वाइल, फ्रेंच फ्राइज है वंस इन अ वाइल, आप बर्गर खाना चाहते हैं, बट आप हर दिन बर्गर खा सकते हैं, पर आप देखें किस चीज़ का बना हुआ है, कितना प्रोसेस्ड है। सो वंस इन अ वाइल फूड, इट कैन नॉट बी एन एवरीडे फूड। आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट और उसमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ मैंने सुनी। अभी तक मेरे को उस पर और ज़्यादा स्टडी और रिसर्च करना बाकी है, बट आई आस्क यू। उसमें ऐसे बोल रहे थे कि ईटिंग फ्रेंच फ्राइज इज वर्स देन स्मोकिंग अ सिगरेट। Yes. Wow. So let me tell you that French fries, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, और वो पता नहीं कौन से ऑयल में हीट हुई है, वो ऑयल कितनी बार यूज़ हुआ है किसी को नहीं पता है, और जितनी बार ऑयल हीट होता है उतनी बार वो ट्रांस फैटी एसिड कन्वर्ट होता है, सो सीधा हार्ट में जाता है। तो सबसे ख़राब चीज़ तो एक्चुअली एक और चेयर है, चेयर मीन्स बैठे रहना, सो फिजिकल इनएक्टिविटी। Yes, so that does not mean we are saying cigarette is okay. Yeah. That's exactly what the podcast said. They were like, if cigarette is really, really, really bad, French fries is worse. Yes. It's like दोनों बहुत खराब है, पर अगर सिगरेट 9.5 खराब है तो French fries 10.5 खराब है. Like just I agree. Ignore French fries completely. That's But जैसे मैंने बताया बहुत ही मुश्किल है. हाँ. तो आप यही कर सकते हो, हाँ ये कभी कभी खानी है। सो एक और हार्ट के अंदर क्या होता है राज, आप सही समय पे पहुंचोगे और सही इलाज होगा तभी आप ठीक होगे। अगर आप सही जगह गलत टाइम पर पहुंचे हो तो भी पेशेंट ठीक नहीं होगा। हार्ट अटैक, कई बार हमारे एक पेशेंट याद है मुझे, हार्ट अटैक के 24 घंटे बाद वो पहुंचा, उसका ब्लड प्रेशर क्रैश हो रहा था, कुछ भी नहीं था, मल्टीपल ऑर्गन्स भी ख़राब हो गए थे। पर हमने फैमिली से बात की कि हम लोग एक फाइनल अटेम्प्ट लेंगे, एंजियोप्लास्टी भी बहुत अच्छी हो गई, बट पेशेंट सेकेंड डे थर्ड डे बिकॉज ऑफ अदर ऑर्गन्स वी लूज द पेशेंट।
सो आई गेट अ फोन कॉल समटाइम्स कि सर हमें हार्ट अटैक हो रहा है, हम लोग इस हॉस्पिटल में हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे पास बिल्कुल मत आओ, क्योंकि आप जो 2 घंटे ट्रैवल करोगे आप अपने हार्ट को नुकसान पहुंचाओगे। आप जहाँ पर हो वहीं पर इलाज कराओ, आप अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद में आप मेरे पास आओ। सो ये बहुत बहुत ज़रूरी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो प्राइमरी के डॉक्टर्स हैं, PHC फिजिशियंस हैं, उन सब की ट्रेनिंग होती है कि आप हार्ट अटैक को पहचानो और इमीडिएट फर्स्ट एड, इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर इंजेक्शन। एक इंजेक्शन दिया जाता है जो इमीडिएटली जाके जो ब्लड क्लॉट बना है उसको बर्स्ट करता है, डिसॉल्व करता है, ताकि हार्ट अटैक में जान बचाई जाए। सो यस, आपको समय पर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और क्या करना चाहिए नज़दीकी हॉस्पिटल जाके? डू यू थिंक हमें कुछ सजेस्ट करना चाहिए वहाँ के फिजिशियन को कि उनको करने दो जो वो कर रहे हैं? आप इमरजेंसी में जाएं, आप अपने सिम्टम्स क्लियरली बताएं। राज, ये आपका सवाल बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि मरीज एज अ पेशेंट, सपोज करो मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे चेस्ट पेन हो रहा है, अब मैं डरा हुआ हूँ, मैं इमरजेंसी पहुँचूंगा, मुझे लगेगा कि अगर मैंने डॉक्टर को बता दिया कि मेरे चेस्ट पेन है तो वो मेरा कोई ट्रीटमेंट कर देगा। सो वो क्या कहते हैं, दे विल स्टार्ट बीटिंग अराउंड द बुश, नहीं सर मेरे को तो हेडेक हो रहा है, मेरे को तो ये हो रहा है। सो एज अ पेशेंट जैसे आप अपनी सारी स्टोरी क्लियरली बताओ, और एज अ डॉक्टर जब मैं पेशेंट की सुनता हूँ मैं उसको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा इम्प्रेशन उसकी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट मुझे सही इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं सही डायग्नोसिस कर पाऊंगा, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन हे वायर है तो मैं गलत रास्ते पे चल पड़ूंगा। सो अगर मेरे किसी फैमिली मेम्बर को हार्ट अटैक आया, ओके, गॉड फॉरबिड, शुड नेवर हैपन, पर इफ इट एवर हैपेंस कि मेरे किसी क्लोज वन को आया एंड मैं उनके साथ हूँ, तो फर्स्ट स्टेप मैं ये करूँगा कि जो भी आसपास नियरेस्ट हॉस्पिटल है या नियरेस्ट क्लिनिक है या नियरेस्ट प्लेस है, 5 से 10 मिनट के अंदर जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ लेके जाओ। बिल्कुल। उसके बाद क्या मुझे बोलना चाहिए वहाँ के डॉक्टर्स को कि इनको क्लॉट बस्टर दो, कि उन्हें कुछ और दो? क्योंकि अब मुझे प्रॉबेबली ज़्यादा मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं पता, मैं बस एक फैमिली में हूँ और वहाँ पे मुझे ले गया, मुझे थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स पता होगी इफ़ आई एम नॉट द क्लोज वन। और अगर मैं बहुत क्लोज भी हूँ तो ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता चलती यूजुअली, क्योंकि सब अपना अपना ट्रीटमेंट्स खुद कराते हैं। तो मुझे बेसिक 4-5 चीज़ें पता होगी कि ओके मे बी ये डायबिटिक है कि नहीं है, इनको ब्लड प्रेशर था कि नहीं है, कभी हार्ट की बीमारी पहले हो चुकी कि नहीं हो चुकी है, अभी इनकी तबीयत सही थी नहीं थी, यू नो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू कैन टेल। ये मेडिकल हिस्ट्री आप दे सकते हो। ये सब बताने के बाद डू यू थिंक हमें कुछ करना चाहिए और भी एक्स्ट्रा बोलना चाहिए कि इनको आई डोंट नो, बोलते हैं ना घर पे ही एस्पिरिन दे दो, फिर वहाँ जाके बोलो फिर डॉक्टर को क्लॉट बस्टर दो, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड से कि कुछ नहीं करना चाहिए, जो आप कर रहे हो कर लो? हाँ, नहीं, आपको जाके पूरी हिस्ट्री क्लियरली बतानी चाहिए कि इनको ये है, इनको चेस्ट पेन हो रहा है। 99% जगह विद इन 5 मिनट्स में ECG हो जाएगी। कहीं पे आप देख रहे हो लेट्स से 1% चांस कि आपको लग रहा है ECG तो हो नहीं रही, इतनी देर से क्या हो रहा है, आप उनसे ऐसा हम्बली रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर उनको चेस्ट पेन हो रहा है, ECG हो गई क्या? सो 99% दे वुड डू इट इमीडिएटली। जैसे ही पेशेंट इमरजेंसी में चेस्ट पेन की सिम्टम्स लेके जाता है, फर्स्ट थिंग आप देखोगे तुरंत एक ECG मशीन आती है। सो जैसे मैं किसी की हिस्ट्री ले रहा हूँ उसी समय एक ECG मशीन आ जाएगी। क्लॉट बस्टर दवाई देनी है या नहीं देनी है वो ECG के ऊपर किस प्रकार का हार्ट अटैक है उस पर डिसाइड किया जाता है। बट दूसरी चीज़ जो आपने मुझे बताई, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है और आपके पास फ़ोन आता है कि इनको हार्ट अटैक हो गया है, आप उनसे पूछो डिस्प्रिन दे दी क्या? डिस्प्रिन की एस्पिरिन? सो एस्पिरिन, डिस्प्रिन जो टैबलेट आती है जो मार्केट में मिलती है 350 मिलीग्राम, आपको याद हो पुराने एडवर्टाइजमेंट होता था जिसमें पानी में डिस्प्रिन डाल देते हैं। सो वो डिस्प्रिन आप कहीं पे भी खरीद सकते हो और उसको च्यू करो। सो डिस्प्रिन सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है, अगर आपके अंदर ब्लड क्लॉट बना उसको तुरंत थोड़ा सा डिसॉल्व कर देती है। सो यस, अगर किसी को डाउट लग रहा है डिस्प्रिन खिलाओ और नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाओ। पर यू सेड इन द बिगिनिंग कि 5 से 8 मिनट का ही टाइम रहता है। अब मैं उस 5 से 8 मिनट में ECG करवाऊँ, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ करवाऊँ, ये सारे सब चीज़ें कराऊँ कि मैं फटाफट बोलूँ जस्ट लाइक नहीं समथिंग? सो 5 से 8 मिनट की बात हो रही है कोलैप्स होने के बाद में।
सो अभी तो क्या हो रहा है, आप कोलैप्स नहीं हो, आपको बस दर्द हो रहा है, ऐसा डिस्कम्फर्ट है अगर कोलैप्स हो तो फिर क्या करना चाहिए? फिर तो आपको CPR करके हॉस्पिटल ले जाना है। फिर इमरजेंसी टीम जो है वो टेक ओवर कर लेती है, वो इंट्यूबेट करेगी, इको करेगी, ECG करेगी, कई बार तुरंत एंजियोग्राफी करते हैं, तुरंत एंजियोप्लास्टी करते हैं, किस टाइप का हार्ट अटैक है, और फिर ICU, क्रिटिकल केयर, ब्रेन, न्यूरो, काफ़ी कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बट एज अ लेमैन या स्टैंड बाय अगर आप CPR करके हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं, हैट्स ऑफ, वो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं। You know, one thing which I feel is so important, अगली बार कोई भी अपना घर देख रहा है, घर लेना चाहिए, तो उसे देखना चाहिए मैं किसी हॉस्पिटल के आसपास हूँ कि नहीं। नो हार्म that मतलब, is- या फिर ये देखो कि Because नजदीक if अगर 10 मिनट का टाइम है, so probably I would want to be in a society जहाँ पर मैं आसपास Yeah. कहीं पे कोई हॉस्पिटल मेरे नियर बाय हो, दूर नहीं। एटलीस्ट कोई प्राइमरी केयर फैसिलिटी हो। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, या जितने लोग देख रहे हैं सब कर सकते हैं टू प्रिवेंट हार्ट अटैक? नंबर 1, वॉक। कितनी देर? So at least 45 minutes, minimum 3 days a week. इतना अगर आप वॉक कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम क्या होता है, लोग हर कोई सुबह 4 बजे उठ के वॉक करना चाहता है, और फिर वो मुझे कहते हैं सर अल्लाह नींद ही नहीं खुलती है। वॉक व्हेनेवर यू वांट टू वॉक, वॉक इन द टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता। टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1। नंबर 2, वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप देखोगे ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इट्स गोइंग टू एक्सप्लोड, डायबिटीज इज गोइंग टू एक्सप्लोड। नंबर 3, प्रोसेस्ड फूड। आप प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल मत खाओ। प्रोसेस्ड फूड का मतलब केक्स, कुकीज़, पेस्ट्रीज, मैदा, मिनिमम प्रोसेस्ड फूड। नंबर 4, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, प्रैक्टिस मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट। और 5th जो मुझे लगता है, टेक अ ब्रेक फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग। सो वॉकिंग, वेट मैनेजमेंट, then your food, what you are eating, meditation, and take a break. ओके, Slow down. सब पे एक क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट इज वॉकिंग, सो आई विल टेल यू हाउ आई डिड इट। सो हमारे पॉडकास्ट पे एक हार्ट डॉक्टर आए थे, एंड उन्होंने जब से बोला कि एवरी डे 35 मिनट to 45 मिनट वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स हाउ हार्ट स्टेज हेल्दी। आई थिंक तब से लेके अभी तक शायद ही कोई वीक गया जहाँ पे मैं हफ्ते में 4 बार 45 मिनट्स वॉक नहीं कर रहा हूँ। लाइक दैट्स आई स्टार्टेड डूइंग इट। मैंने उसी दिन, मुझे पता था कि मैं ज़्यादा कर नहीं सकता, ज़्यादा टाइम मेरा बहुत अप एंड डाउन है। सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने हर जगह ऐसे वॉकिंग पैड्स लगा दिए। I saw that, हाँ। राइट, इट्स अ वॉकिंग पैड, ये मेरे घर पे भी लगा दिया, ऑफिस में भी। चलते फिरते मैं किसी फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, टीम मेंबर से बात कर रहा हूँ, आई विल वॉक फॉर 35-40 मिनट्स। लाइक दिस आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल कैन डू दैट। सेकेंड, इस पे मेरा एक क्वेश्चन था, क्या खाने के बाद वॉक कर सकते हैं कि खाने के पहले कर सकते हैं? हमेशा जो एक्सरसाइज, लेट्स से एक्सरसाइज रूपी वॉक, लेट मी कॉल दिस, वो हमेशा खाना खाने से पहले होनी चाहिए। खाना खाने के बाद आप स्ट्रोल कर सकते हो ना, जस्ट स्ट्रोलिंग अराउंड, थोड़ा सा टहल लिए, वो कर सकते हो। कोई भी एक्सरसाइज खाना खा के नहीं होती। क्यों, ऐसे उससे कुछ खराब होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क। सो बहुत सारा ब्लड आपके स्टमक में गया है, जस्ट इमेजिन आपने फुल एक बहुत बड़ा बर्गर खाया, नाउ यू गोइंग फॉर अ 5 किलोमीटर रन, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, इट्स नॉट फिजियोलॉजिकल। ओके, सो दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज प्रोसेस फूड की बात करी थी। आजकल ना बहुत सारे आलमंड फ्लावर, ग्लूटेन फ्री, नो शुगर ब्राउनीज और ये सब आती है। डू यू थिंक दैट ऑल वी शुड ईट? आई वुड से नो। पहले आप एक एक्सपेरिमेंट करो, लाके चेक तो करो सही में है क्या। कैसे पता चलता है? आई डोंट नो, देयर माइट बी सम टेस्टिंग एजेंसीज कि जो लिखा हुआ है वो है भी क्या, बट अल्टीमेटली इट इज ऑल प्रोसेस्ड। there is something which is added to that binder. Maybe वो दूसरे वाले प्रोसेस से थोड़ा सा अच्छा प्रोसेस होगा, जैसे you compared cigarette with French fries. So that type of, see, you have the processed food is processed food overall, but maybe you can buy a healthier processed food, but it's very, very difficult. Do you think this, have you seen these bars? Energy bars? Yeah, let's read the content of it. Okay, read this. So I'm not going to read the name, but let's read the content of this. दो एक न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादा अच्छा होगा बताने के लिए, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, but I'll do my best. ये मैं बहुत खाता हूँ। हाँ,
तो इसमें देखो आप कैश्यू कर्नल 35%, डेट्स 27%, वे प्रोटीन 17%, आलमंड 10%, कोको पाउडर 4%. लुक्स ओके, लुक्स गुड. पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है. इट हैज नो शुगर. हाँ, इट इज नो शुगर. और इसमें वो भी नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ added नहीं है. नो प्रिजर्वेटिव, नो शुगर, नथिंग. और इसमें वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, पाम ऑयल भी नहीं है, नथिंग फ्राइड. अब देखते हैं इसके कंटेंट, एनर्जी कंटेंट 245 किलो कैलोरीज. सो यू गोना टॉक अबाउट दैट. प्रोटीन 14 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 19, टोटल शुगर 11, dietary fiber 5, total fat 12 gram. So Sugar is dates. yes, so looks like a very healthy energy bar, and let me tell you, this would be or could be one of the healthier energy bar. But इसमें जो main difference है, अगेन मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट जितना मैं समझता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे सही कर सकते हो. इसमें जो कैलोरी है वो 264 किलो कैलोरीज है. ये जो अपन खाते हैं ये इमिडिएटली ब्लड में जाती है, और यही आप एक चपाती से खाओगे, वो पेट में जाएगी, पहले वो डाइजेस्ट होगी, फिर एंजाइम्स काम करेंगे, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर एंजाइम्स काम करेंगे, फिर धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगी, फिर लिवर में जाए. सो इट्स गॉट अ प्रोसेस. So it takes time. This whole energy is going to be absorbed immediately and sugar is going to go immediately. But reading all those content, मेरा भी खाने का मन कर रहा है कि ये शायद healthy है काफी. So my nutritionist. Yeah. So nutrition. You tell me what did the nutritionist say? So I'll tell you. So मैं ये खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है. And it's a brand which most of the people know about, Whole Truth. So my nutritionist said the same thing कि जब भी option नहीं है ये खा लो एज अ मील रिप्लेसमेंट, बट डोंट मेक दिस योर मील. यस, मैं भी बहुत खाता हूँ लेकिन जैसा आपने बोला, यस, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है, पर दिस कैन नॉट बी अ मील रिप्लेसमेंट. जब कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये खा सकते हैं. सो ही सेड द सेम थिंग अबाउट कि न्यूट्रिशनिस्ट ने भी सेम बोला कि इसकी जो 240 प्लस कैलोरीज है और जो एकदम से जाओगे, कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हो, इट्स बेटर टू ईट. You know, he was always like कि अगर regular basis पे करना है तो I can allow you like half a bar. ऐसे 2-3 बार मत कर लेना कभी भी एक बार में, एक ही दिन में. Eat more raw food, eat more unprocessed. He was like, in fact अगर तुझे मीठा craving होता है तो एक fruit खा ले. Like eat pomegranate if you want, eat blueberries if you want. वो तुझे मीठा craving खत्म कर देंगे, but don't eat this every day. But out of all the other options, this one's the best that I liked. मुझे ठीक लग रहा है. मुझे लगा मैं कोई गलत जवाब ना दे दूँ एज अ कार्डियोलॉजिस्ट. तो ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया तो दैट इज गुड. Okay. How do I know कि मेरा हार्ट हेल्दी है? कैसे मुझे पता चलेगा कि हार्ट हेल्दी है? अगर आप 45 मिनट्स कंटिन्यूस वॉक कर सकते हो बिना रुके हुए, आपका हार्ट हेल्दी है. दैट्स इट. क्योंकि एज आई सेड, What speed? स्पीड विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क. आप ओबीस हैं, आप अपनी, सो अगेन आपकी एज पर, सो ओवरऑल अगर आपने पूछा ही है, आप 4 to 5 किलोमीटर्स अगर 1 घंटे में वॉक कर सकते हो, आप नॉर्मल हो. बट किसी को ऑस्ट्रोआर्थराइटिस है, यू कैन नॉट जनरलाइज इट, बट येस, ओवरऑल इफ यू कैन डू दिस, योर हार्ट इज नॉर्मल. यू सेड कि 45 मिनट्स अगर कोई वॉक कर सकता है बिना रुके, हाँ, तो उसका हार्ट हेल्दी है. यस, हार्ट हेल्दी. एंड एज, जेंडर, किससे कुछ फर्क पड़ता है? अगेन दैट 45 मिनट्स एज और जेंडर के साथ चेंज होता रहेगा. यंग पेशेंट 45 मिनट्स में 5 किलोमीटर्स चल लेगा. 75 ईयर ओल्ड गाय हो सकता है 45 मिनट्स में 3 to 4 किलोमीटर्स चले. 80 प्लस हो सकता है 45 मिनट्स में 1 किलोमीटर ही चले. सो इट्स गोइंग टू वेरी फ्रॉम. सो व्हाट it doesn't matter. It doesn't matter. If you can walk 45 minutes, your heart is healthy. But then patients ask me कि फिर हमें हार्ट अटैक क्यों आ गया? तो वैसे आज आप 45 मिनट्स चले ना, अभी तक आप ठीक हो, कल का हमें नहीं पता. एंड दैट्स द ट्रूथ. सो यू वॉक एवरी डे, देन यू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल. आप दूसरे रिस्क फैक्टर्स को कम करो तो आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है. इट्स लाइक दैट. 0% कुछ भी नहीं है. तो कभी पता नहीं चल सकता कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है? जैसे द लास्ट डॉक्टर हु केम, ही सेड कि कोरोनरी सीटी स्कैन होता है जिससे पता चलता है कि बॉडी में अंदर ब्लॉकेजेस कितने % बन चुके हैं. डू यू थिंक दैट वर्क्स? सो कोरोनरी सीटी स्कैन होता है. कोरोनरी सीटी स्कैन से
पता लगता है कि कितने ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी करवाएगी। और अगर सीटी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज पता लग गया 50 to 60%, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। सो इतना काम हो चुका है कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए आपको सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कोई भी टेस्ट नहीं है। सो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सर हमारा सीटी एंजियो कर दो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने ब्लॉकेज। इट इज इररिलेवेंट, टोटली इररिलेवेंट। क्यों? सो किसके लिए सीटी एंजियोग्राफी मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1, सीटी एंजियोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर आपकी सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो आप 100% नॉर्मल हो। अगर आपकी सीटी एंजियोग्राफी में बीमारी आती है, उसको एंजियोग्राफी से कंफर्म किया जाता है। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हार्ट अटैक कभी भी नहीं आएगा। सो दैट इज़ वाई हमें बहुत वाइजली टेस्ट चूज़ करना पड़ता है कि किस पेशेंट को कौन सा जरूरी है। बट मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर बताना चाहूँगा, ब्लाइंडली सीटी एंजियोग्राफी का कोई मतलब नहीं है। तो अगर किसी में हाई रिस्क फीचर्स हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को बहुत सारी बीमारियां हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, आपके पिताजी, चाचा, दादा, मामा, नाना, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, यंग डेथ्स की हिस्ट्री है, वो या फिर पहले स्टेंट डला हुआ है या पहले बाईपास हो रखा है, उस टाइप के पेशेंट्स में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल हेल्दी आदमी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अगर वो करवा भी लेते हैं उस टाइप के लोग, तो भी आप बोल रहे हो कि उससे कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी गारंटी नहीं है। अगर 30% हुआ ब्लॉकेजेस तो भी गारंटी क्या कि नहीं होगा? सो जब हार्ट अटैक, जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक हुआ, इसको बोलते हैं ST एलिवेशन MI, उसमें पाया गया मेजॉरिटी पेशेंट्स को सिर्फ 50% ब्लॉकेज था। तो फिर क्या होता है, वो 50% ब्लॉकेज में प्लाक रप्चर होता है। प्लाक रप्चर होने से वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनता है, और ब्लड क्लॉट बनने से वो जो 50% ब्लॉकेज था अचानक से 100% में कन्वर्ट हो जाता है। और सिमिलरली जो 30% ब्लॉकेज है वो भी उसमें रप्चर होगा, ब्लड क्लॉट बनेगा और वो अचानक से 100% कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए वो 30, 50, 60% का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो दिस इज एन आई ओपनर। रूटीन सीटी एंजियोग्राफी हेल्दी आदमी को बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए, उसका कोई रोल कोई नहीं। मतलब नहीं। जो हार्ट अटैक से अगर बचना चाहते हैं, आपको मल्टीपल चीज़ें, जो 5 चीज़ें आपने मेरे से पूछी, वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उस 5 चीज़ों में एक चीज़ आपने बोली थी कि फैट, वेट और ओबेसिटी, यस, राइट? ये तीनों वर्ड आर इंटरलिंक्ड। हाँ। तो कैसे वेट कंट्रोल कोई करे? कैसे पता चले कि मैं फैट हूँ? सो आपका बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट है हाइट इन सेंटीमीटर्स -100। सो अगर किसी की हाइट लेट्स से 175 है, मेरी 173 हाँ, हाइट है फॉर एग्जांपल, सो आपका जो बॉडी वेट है वो 73 किलोग्राम होना चाहिए। अब और भी बिल्कुल आइडियल वेट अगर ढूंढें तो 73 × 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सो इसका रेंज है। फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। सो BMI जैसे ही 22.5 या 25 के करीब आती है, इट्स कॉल्ड ओबेसिटी। 35 से ऊपर आती है मॉर्बिड ओबेसिटी, मल्टीपल थिंग्स है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जो इम्प्लीमेंट हो सकती है, वो है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। अगर आपका फैट, पेट पे बहुत ज़्यादा फैट है, वो एक डेंजरस फैट है, उसको बोलते हैं विसरल फैट। उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है और उन पेशेंट्स को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपना वेट चेक कर सकते हैं, बट आप अपना वेस्ट भी चेक करें। तो वेस्ट का कितना फैट इज अलाउड? सो विसरल फैट कितना होना चाहिए? जैसे माय विसरल फैट इज 8। हाँ, 8%। इज दैट बैड? So no, you're fit. Raj, you are the fittest. You should post yourself. अगर आप राज बन जाओगे तो आप हार्ट की बीमारी से बच जाओगे। हाँ, so you have good muscle mass. You don't have visceral fat. You don't have abdominal fat. तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बोलूँगा नहीं कि आप जाके अपना नपवाते रहो, पर आप ये देखोगे आपकी तोंद बाहर नहीं आ रही है, you are fine. और जिसकी बाहर आ रही है, they should start working out. You should start working out. Because maximum लोगों की Yes. है बाहर। So that is why visceral fat causes more heart attacks. So you asked me, why? You see the difference between fat distribution in Indian and Western world. Western world would have fat all over the body. We have more of a abdominal obesity. Yeah.
Our muscle is very thin, but we have a visceral fat. Visceral fat सबसे dangerous है. तो कैसे कम होता है विसरल फैट? So सबसे बेसिक चीज है डाइट. आप कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट, सिंपल मैथ्स. अगर आपका कैलोरी इन और कैलोरी आउट में ह्यूज डिफरेंस है, वो इकट्ठा होता जाएगा. सो कई बार आप देखोगे बोलते हैं हमने तो बहुत एक्सरसाइज की सर, वेट ही कम नहीं हो रहा. क्योंकि आप एक्सरसाइज करने के बाद अपने आप को ट्रीट करते हो. मैं तो बहुत दौड़ लिया, अब मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगा और कुकीज खाऊंगा और सो कैलोरी डेफिसिट होने से ही आपका वेट लॉस होगा. ये बहुत ही क्लियर है. ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट फूड, राइट? टेल मी एकदम सिंपल डाइट फॉर परफेक्ट हेल्थ. I'll try my best. Again, अब मैं नो wrong हूँ. प्रोसेस फूड, आई गॉट इट. Yeah. घर वाला जो बताया अपन ने वही, राइट? हाँ, सो मान लो मैं गलत भी बोलूँ, आप भी करेक्ट करना, आप भी उसमें इनपुट डालना, क्योंकि आई थिंक डाइट में आप भी बहुत कॉन्शियस हो. सो एज आई सेड, अ बैलेंस डाइट. आप देखोगे बच्चों को 5th-6th क्लास में पढ़ाया जाता था बैलेंस डाइट. सो आप इमेजिन करो एक पिरामिड, राइट? सो जिसके अंदर नीचे कुछ है, बीच में कुछ है, ये कुछ है, वो कुछ है. सो अगर उस पिरामिड में जो बेस है, जो सबसे ज्यादा है, हाँ बेस है, वो पहले हम लोग कहते थे बेस कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए 60 to 70%. फिर उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोटीन का बेस होना चाहिए, फिर ऊपर फैट होना चाहिए, फिर उसके ऊपर एसेंशियल एलिमेंट. अभी अगर आप पूछोगे एल्डरली या मिड एज लोगों के लिए, जो बेस है वो रॉ फूड का होना चाहिए. मतलब सैलेड है, आपके फ्रूट्स हैं, आपका कुछ सीड्स टाइप की चीज़ें हैं, रॉ फूड. सेकंड जो बेस होना चाहिए वो आपका प्रोटीन और फैट का होना चाहिए, और सबसे कम आपका होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट. ये प्रूवन है. हम लोग 10 रोटी खाएंगे लेकिन दाल इतनी सी खाएंगे. सो अगेन आई माइट बी रॉन्ग, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट. मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि मेरे को क्या लगता है. ये मेरा ओपिनियन है. आपका जो कार्बोहाइड्रेट का बेस है वो 3rd नंबर पे होना चाहिए. सबसे ज़्यादा रॉ फूड, फिर प्रोटीन एंड फैट, गुड फैट. सो फैट इज नॉट बैड. फैट डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स इज वेरी गुड. और उसके ऊपर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट और लीस्ट प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, मैदा की चीज़ें. ओके, वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट कौन सी ज्यादा बेटर होती है? So For heart. Yes. So what I'm going to talk only on scientific facts. There was a paper which was published in NEJM. NEJM का full form होता है New England Journal of Medicine, जो medical science की number 1 medical journal है. Okay. उसमें different type of diets को compare किया गया था. जो diets थी मैं बताना चाहूँगा, vegetarian, non-vegetarian, lacto-vegetarian, Okay. and then there was something called a pesco-vegetarian. Okay. So pesco-vegetarian was seafood plus vegetarian, vegetarian alone. Number 3 was non-vegetarian, and the non-veg plus vegetarian mixture kind of thing. तो lacto vegetarian Lacto-vegetarian भी था, दूध, milk and milk product. Okay. So out of these, in this study, the diet जिसमें सबसे कम हार्ट की बीमारियां हुई वो था pesco-vegetarians, means fish and vegetarians. So सबसे खराब डाइट थी प्योर नॉन वेजिटेरियन. सो उसमें क्या था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारी ये प्रोसेस्ड होती हैं, बर्न मीट्स होती हैं, उसके कारण. पर इस स्टडी के अंदर जो हार्ट हेल्दी डाइट है, दैट वाज फिश, ऑलिव ऑयल, मेडिटेरेनियन काइंड ऑफ डाइट, लॉट्स ऑफ सैलेड, चीज, ये वाली डाइट बहुत हेल्दी थी. इंटरेस्टिंग. सो टॉप पे है पेसो वेजिटेरियन, Yes. which is fish, seafood plus vegetarian. Yes. Second, which pescatarian जिनको हाँ, बोलते हैं, हाँ, right? And then there is vegetarian, then then lacto-vegetarian, then non-vegetarian. Wow. And ये कब हुआ था ये research? This was published in December 2021. Okay. People can Google and read it. It's in New England Journal of Medicine. Diet and cardiovascular effects. So for heart, so heart technically
उसमें इंडिया में तो पेस्को वेजिटेरियन कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स व्हाट आई नो, मे बी देयर आर फ्यू पीपल हु डू इट, और बंगाल और इस तरफ काफी फिश इज द मेन फूड. हाँ, बट दे कॉल देमसेल्व्स नॉन वेजिटेरियन, राइट? हाँ. पेस्को वेजिटेरियन, आई हैव नॉट हर्ड पेस्केटेरियंस ज्यादा होते हैं. We don't have. So it's In some comparatively to non-vegetarian, vegetarians are better. साउथ एशियन कंट्रीज में ज्यादा होता है, जापान, थाईलैंड, इन सब के अंदर ज्यादा होता है. सो इस पूरे पेपर में बहुत अच्छा पिरामिड बना हुआ है और नीचे दिखा हुआ है. और आपको पता है सबसे हेल्दीएस्ट ड्रिंक क्या है? वाटर. उसमें लिखा हुआ है. It's in the medical science literature. I was waiting for some suspense. Water is the healthiest drink for heart. Okay, is it alcohol affect करता है हार्ट को? So WHO ने एक वार्निंग इशू की थी आपका, जिसमें the risk starts with the first drop of alcohol. So no amount of alcohol is safe, but the risk of cancer starts with first drop of alcohol. Alcohol and heart disease का कोई direct relationship नहीं है. There were papers जहाँ पे लिखा जाता है कि moderate amount of alcohol consumption. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्कोहल नहीं पीते तो आप पीना शुरू करो. No, it is not that. This does not mean this. कुछ civilizations, कुछ countries, कुछ societies में it is a normal thing to take moderate amount of alcohol. So that is what that paper meant. But the risk of cancer starts with first drop of alcohol. Alcohol के बहुत सारे negatives हैं, but heart is not one. Let's just put it that way. In excess amounts, it causes muscle weakness. So there is something called alcoholic cardiomyopathy. Okay. Excess amount of alcohol से हार्ट की मसल वीक हो जाती है और हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है. सो अल्कोहल एक्सेस अमाउंट डायरेक्टली हार्ट मसल पे अफेक्ट कर सकता है. एंड स्मोकिंग का कुछ फर्क पड़ता है हार्ट पे? Yes, smoking is one of the leading causes of sudden heart attack. Why? So smoking में क्या होता है? निकोटीन होती है. निकोटीन और टार होता है. जैसे ही वो लंग्स के अंदर जाता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा होता है. इन्फ्लेमेशन पैदा होने से जो अपने प्लाक है, जैसे अपन बात कर रहे थे 30% 40% प्लाक, वो प्लाक रप्चर होता है और प्लाक रप्चर होने से वहाँ पे हार्ट अटैक होता है. इसीलिए आप देखोगे कई बार स्मोकर्स के हार्ट अटैक और लेग्स के अंदर आर्टरीज बंद हो जाती हैं. सो जैसे ही वो चलने की कोशिश करते हैं उनके पैरों में दर्द होता है और फिर एक्सट्रीम कंडीशंस में उनके पैर काले पड़ जाते हैं, जिसको गैंग्रीन बोलते हैं. तो स्मोकिंग इज एब्सोल्यूट नो. एंड यू नो व्हाट इज वर्स देन स्मोकिंग? पोल्यूशन. कई बार वो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब होता है कि आपको ऐसा लगता है आप सिगरेट ही पी रहे हो. तो इंडिया में क्या करें? सो ये जो आपका सवाल है ना, ये एक पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल को लेना चाहिए. गवर्नमेंट पे इस पे फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है. आप बीमारी खर्चा को ठीक करने पर कितना खर्चा कर सकते हो? आप इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते. आप बीमारी रोकने पे खर्चा करो. बीमारी रोकने का तरीका है प्रोवाइड गुड एयर, गुड फूड एंड गुड वाटर, सेफ. सो पोल्यूशन कंट्रोल इज नीड ऑफ द आवर. अभी आपने वो पढ़ा रिसेंट स्टडी वेयर इट शोड दैट कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक. यस, इसको कहते हैं आप माइक्रो प्लास्टिक. और इन सब चीज़ों से हार्ट अटैक बढ़ रहा है. आपने पूछा ना, ये पोल्यूशन है, माइक्रो प्लास्टिक्स है. माइक्रो प्लास्टिक से कैसे हार्ट अटैक बढ़ रहा है? सो ये कोलेस्ट्रॉल में जाके डिपॉजिट हो जाता है. सो आप सोचिए ब्लड में कोई चीज़ घूम रही है विच इज़ नॉट सपोज टू बी देयर. अभी एक आर्टरी है, अगर इसकी ल्यूमन ये इतनी चौड़ी है, इसके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट कॉजिंग डिपॉजिशन और वहाँ पे डिपॉजिट होते होते ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी. माइक्रो प्लास्टिक हमारे खाने में, माइक्रो प्लास्टिक जो अपन पीते हैं, ये स्टार्ट हुआ जब आप प्लास्टिक के ग्लास में गर्म चीजें पीने लग गए. सो वो प्लास्टिक उसमें डिजॉल्व होकर ब्लड में जाता है. अगेन ये पेपर भी NEGM में पब्लिश हुआ था, माइक्रो प्लास्टिक्स इन ब्लड सर्कुलेशन. ओके, फूड पे हम थे तो उसमें टेल मी 3 सुपर फूड्स जो आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करोगे लोगों को खाना फॉर हार्ट. मेरी टीम अगर सुनेगी तो मजा आएगा कि मैं सब पेशेंट्स को बोलता हूँ आप 10 बादाम और 4 अखरोट हर दिन खाओ. क्यों ऐसा? आई मीन बिकॉज पेशेंट्स को जैसे हार्ट अटैक हो जाता है ना, उनके साथ 2 टॉर्चर होते हैं. एक, घर वाले उनको खाना देना बंद कर देते हैं
उनको उबली हुई चीज़ें मिलती हैं ये सुन के कि नहीं दोबारा हो जाएगा, और सेकंड उनका सब कुछ बंद कर देते हैं. दे वुड कम टू मी आफ्टर 1 month कि सर कोई एनर्जी नहीं है. So as I said, no, almonds and walnuts, they are good. They contain omega fatty acids, healthy fat, contains good amount of micronutrients and proteins. और majority population जो vegetarian है उसके पास यही चीज़ें बचती हैं खाने को. और थर्ड, आप ब्रोकोली खा सकते हो. So these are 3 superfood which a common man can have. So 3 superfoods for heart are almonds, walnut, broccoli. And कुछ specific इनकी limits है? ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक 10-15 almonds, 4 walnuts, बट ऐसा नहीं है कि फ्राई करके खा रहे हो. फ्राई करके नहीं खाना है. लोगों को क्रेज हुआ, सर हम तो ऑलिव ऑयल खाते हैं. मैं बोला हाँ, कैसे खाते हैं? उसमें पूड़ी बनाते हैं. So they got happy कि ऑलिव ऑयल से खाएंगे हार्ट अटैक नहीं होगा. पर उनको ये नहीं पता कि मेडिटेरियन कंट्री में ऑलिव ऑयल को कच्चा खाया जाता है, ब्रेड पे डाल के, या फिर सैलेड पे डाल के. उसमें पूड़ी बनाओगे तो सेम है वो. इनफैक्ट ऑलिव ऑयल को अगर आप ज़्यादा देर तक गर्म करते हो तो इट्स मोर हार्मफुल देन अ नॉर्मल ऑयल. ओके, सो अब किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे लोग आपके पास आते हैं और फिर आप उनका प्रोसीजर करते हो? एंड आपने जो प्रोसीजर का नाम लिया, पहले मुझे वो एक्सप्लेन करो कि क्या है. मैंने कभी नहीं सुना कि बिना काटे पीटे या बिना किसी सर्जरी के हाउ कैन यू जस्ट हेल्प पीपल एंड डू अ प्रोसीजर नॉन इन्वेजिव? ये क्या होता है? सो मैं बहुत ही निश चीज़ में स्पेशलाइज्ड हूँ जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी और वाल्व रिप्लेसमेंट बिना ओपन हार्ट सर्जरी. इसका जो एक्चुअल टर्म है वो है TAVR और TAVI और TAVR. इसका फुल फॉर्म है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट. मतलब कैथेटर के द्वारा हार्ट का वाल्व रिप्लेस करना. सो मेरे पास ये बहुत साइंटिफिक लग रहा है मुझे, बहुत साइंस लग रहा है. इसलिए एक्सप्लेन मी लाइक अ 5-year-old. इसलिए मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करूँगा. अब आपका हार्ट है, हार्ट में एक वाल्व है. वाल्व का काम क्या होता है? हार्ट पंप करता है, वाल्व खुलता है, हार्ट से ब्लड बाहर जाता है. सो इसीलिए आप देखोगे आपके हेड से लेके टो तक ब्लड सर्कुलेट हो रहा है. एंड बिकॉज हार्ट इज पंपिंग ऑल द टाइम, सो जितनी बार हार्ट पंप करता है ये वाल्व खुलते हैं, बंद होते हैं. ओके, और ये दरवाजा है. Okay. और ये 1-way वाल्व है, मतलब ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाते रहना चाहिए. अगर ये बंद नहीं होगा तो वाल्व ब्लड लीक होगा, और ये खुलेगा नहीं तो ब्लड फ्लो नहीं होगा. सो जब ये खुलता नहीं है उसको बोलते हैं स्टेनोसिस. तो हार्ट को बहुत दम लगा के पंप करना पड़ता है. इसीलिए ये पेशेंट्स को चलने पर सांस फूलता है, चलने पे सीने में भारीपन आता है. तो ये एओर्टिक स्टेनोसिस जो बीमारी है दवाई से ठीक नहीं होती. ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसको एक मैकेनिकल सॉल्यूशन चाहिए. कोई वाल्व खुल नहीं रहा, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. सो हम लोग कैथेटर मतलब एक ट्यूब, फेमोरल मतलब पैर की आर्टरी, इसके अंदर एक ट्यूब डाली जाती है. पैर से फेमोरल आर्टरी, ग्रॉइन वेसल. ओके, सो वहां से एक ट्यूब डाली जाती है. उस ट्यूब के थ्रू कहाँ से डाली जाती है? स्टिल आई डिडंट गेट इट. सो जैसे अपने ग्रॉइन होता है, हाँ, ओके, फेमोरल पैर की आर्टरी, इसमें एक ब्लड वेसल है जो बहुत बड़ी होती है. उस आर्टरी के अंदर एक वायर जाता है, उस वायर के ऊपर एक ट्यूब जाती है. ट्यूब यहाँ तक पहुंच जाती है जो अपने पेट की आउटा तक. ओके, वो हार्ट की मेन ट्यूब है. उस ट्यूब के थ्रू हम लोग हार्ट के वाल्व पे पहुंचते हैं, और फिर वाल्व के अंदर उसी ट्यूब के थ्रू जाके हार्ट के अंदर नया वाल्व रिप्लेस कर देते हैं. सो ये सब हम लोग कैथ लैब के अंदर फ्लोरोस्कोपी, एक्सरे की गाइडेंस में कर रहे होते हैं. सो इसका फुल फॉर्म हो गया कैथेटर बेस्ड वाल्व रिप्लेसमेंट. गॉट इट. सो ये प्रोसीजर है, और जो बीमारी है एओर्टिक स्टेनोसिस, इसके अंदर की जाती है. सो एओर्टिक स्टेनोसिस, Yes. एओर्टिक स्टेनोसिस, ये जो वॉल्व है वो खराब होने पे होता है. यस, जब वो वॉल्व ढंग से खुलता नहीं, राइट. और क्यों वॉल्व नहीं खुलता? सो उसमें क्या होता है, 2 मेन रीजन होते हैं. एक, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है, सो वाल्व क्या है, बहुत पतली पतली लीफलेट्स हैं, भगवान ने ऐसे बनाया हुआ है. वो पूरा खुलती है, बंद हो जाती है, खुलती है, बंद हो जाती है. एज के साथ इन लीफलेट्स में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है. सो अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो गई तो जो लीफलेट ऐसे खुलनी चाहिए उसकी जगह वो खुलती नहीं है, वो थिक हो जाती है.
सो फाइब्रोस हो जाती है। फिर हार्ट बहुत दम लगाता है उसको खोलने के लिए, लेकिन वो खुल नहीं पाती क्योंकि उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो गया। ये उसका एक कारण होता है। ओके और ये इसको भी प्रिवेंट करने का हेल्दी लाइफस्टाइल ही तरीका है? सो इसका यस, हेल्दी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द वे, बट इसका जो मेन रीजन होता है वो एज रिलेटेड। एज वी ऑल एज, जैसे आंखों की लेंस में कैल्शियम आता है तो कैटरैक्ट हो जाता है, जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो जाती है, उसी प्रकार से हार्ट के जो वाल्व होते हैं उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है। सो इट इज़ लाइक, इसकी जो टर्म है एज रिलेटेड degeneration of the heart valve. But can we stop this? We cannot stop it. With good healthy lifestyle we might delay it. अगर मान लो कोई बहुत ही अनहेल्दी है तो उसको पता लगा 65-70 पे आ गया, आपने बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी है तो प्रॉब्ली आप 80 प्लस क्रॉस करोगे तब आएगा। बट क्या ये सबको होगा then? नहीं, ये सबको नहीं होता। सो दो टाइप के वाल्व होते हैं, एक होता है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। नॉर्मली एओर्टिक वाल्व 3 कस्प का है, ट्राइकस्पिड है। और अगर बाइकस्पिड बाय बर्थ किसी को एओर्टिक वाल्व, वो जल्दी खराब हो जाता है 6th to 7th डेकेड में। पर जो आपने पूछा क्या ये सबको होगा, 30% पॉपुलेशन जो 80 साल को क्रॉस कर लेती है उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। 20% पॉपुलेशन जो 70 और 80 के बीच में है उसमें देखने को मिलता है। और 5% पॉपुलेशन जो 60 से ऊपर है, 60 to 70 के बीच में, ये एओर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। सो ये देख रहे हो आप, एजिंग सबसे बड़ा कारण है इसका। बाकी 40-45% जो लोग हैं उनको कभी नहीं होता? कुछ कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए आप देखो कई बार जैसे वो फौजा सिंह जी 100 ईयर्स पे भी मैराथन दौड़ रहे हैं, तो कभी कुछ नहीं होता। सो जिन लोगों को नहीं होता है वर्सेस जिन लोगों को होता है, उनमें कुछ और फैक्टर्स हैं या लाइफस्टाइल इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स है जिससे मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ कि मुझे कभी नहीं हो? सो यंग एज पे जब होता है उसमें बोलते हैं एक रोमैटिक हार्ट डिजीज। कई बार कुछ बचपन में गला खराब होता है जिसको बोलते हैं रोमैटिक फीवर। आपको जान के आश्चर्य होगा, उस गले खराब से उनका हार्ट का वाल्व खराब हो जाता है परमानेंट। सो बचपन में अगर किसी भी बच्चे को गला खराब है, जुकाम है, इन्फेक्शन है, उसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि वो एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन वाला इन्फेक्शन तो नहीं है। सो एक वो कारण होता है। दूसरा, अगेन हार्ट के एओर्टिक वाल्व के सिकुड़ने के कारण वही हैं जो कि ब्लॉकेज के भी होते हैं। ओबेसिटी, स्मोकिंग, बैड लाइफस्टाइल, फूड, लिपिड प्रोफाइल, तो सारे के सारे वो होते हैं। लेकिन कई बार प्योरली एजिंग देखने को मिलता है कि एज होते जा रही है। 80 साल का पेशेंट है, 82 ईयर्स है, 83 ईयर्स है, 77 है, उनके अंदर इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। ओके, तो जब वाल्व खराब होता है तो अभी ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटिंग इट क्या है? सो अभी तक ट्रेडिशनली वाल्व का एक ही ट्रीटमेंट था, वो है रिप्लेसमेंट। पर उसको रिप्लेस किया जा रहा था ओपन हार्ट सर्जरी से। क्या होता है वो? सो ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, अगेन जिसको ज़रूरत होती है उसको करवाना पड़ता है, तो अपन सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है कि हमें हार्ट तक कैसे पहुँचे। हार्ट अपने इस चेस्ट के पीछे है। सो ओपन मतलब आप यहाँ से ओपन करते हैं, कट लगाते हैं, या यहाँ से कट लगाते हैं, यहाँ से कट लगाते हैं, खोल के आप हार्ट को एक्सपोज करते हैं। हार्ट को एक्सपोज करने के बाद में जो उसमें वाल्व है उसको कट करके बाहर निकालते हैं। अब जब आपने हार्ट को एक्सपोज किया है और हार्ट को अरेस्ट किया है तो इस दौरान बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो बाईपास मशीन पे चले जाता है। सो एक हार्ट लंग मशीन होती है जो बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन करती है। इस दौरान वाल्व को हटाया जाता है, नया वाल्व लगाया जाता है, उसको सूचर किया जाता है। ये है ट्रेडिशनल ओपन हार्ट सर्जरी जिसमें वाल्व रिप्लेस किया है। अभी भी जो व्यक्ति 60 ईयर्स से कम उम्र का है उसको हम लोग ओपन हार्ट के लिए भेजते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो हम लोग वाल्व रिप्लेस करते हैं, जो मैं वाल्व रिप्लेस करता हूँ ट्रांस कैथेटर के द्वारा बिना ओपन हार्ट सर्जरी, वो एक टिश्यू वाल्व है। टिश्यू वाल्व की लाइफ सिर्फ 10 to 15 ईयर्स होती है, इससे ज़्यादा वो वाल्व चलता नहीं है। यंग लोगों के अंदर हमें ऐसा वाल्व लगाना होता है जो कम से कम 25-30 साल तक चलता रहे। तो उसके लिए मैकेनिकल वाल्व लगाया जाता है जो उनकी प्रॉब्ली लाइफ स्पैन में पूरा लाइफ टाइम चलता है। तो इसीलिए हमें सही इलाज सही एज ग्रुप में सही पेशेंट को ऑफर करना बहुत जरूरी है। डिसएडवांटेजेस क्या है ओपन हार्ट के वर्सेस जो नॉन इन्वेसिव है, टैवी के? सो टैवी के अंदर कोई भी कट नहीं लगता बॉडी में, ओपन हार्ट सर्जरी बिल्कुल भी नहीं होती। पेशेंट पूरी तरह अवेक होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर
और पैर के रास्ते से जाते हैं, कोई कट नहीं लगता, इमीडिएटली पेशेंट अपनी फैमिली से बात करता है, आईसीयू में सिर्फ एक दिन के लिए रहता है, अगले दिन हम लोग वॉक कराते हैं। जैसे कल जिसका मैंने रिप्लेस किया, आज वो ऑलरेडी वॉक कर रहा है। वो डिस्क्राइब करता है कि उसको ऐसा लग रहा है उसके साथ मैजिक हो गया, क्योंकि कुछ उसको पता ही नहीं लगता गया कहाँ से। वर्सेस ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी में आईसीयू स्टे लंबा होता है, हॉस्पिटल रिकवरी टाइम लंबी होती है, कुछ टाइप के कॉम्प्लिकेशंस जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, किडनी इंजरी होने की चांसेस ज़्यादा होती है। लेकिन जो यंग पेशेंट है उसके लिए अभी भी ओपन हार्ट है, क्योंकि वो उसको टॉलरेट कर सकता है। जो 60 ईयर से ऊपर है और अगर आप टावी का सही कैंडिडेट हो, उसके लिए टावी प्रोसीजर है कंपेयर टू ओपन हार्ट। एंड टावी के डिसएडवांटेजेस क्या है? टावी का सिर्फ दो डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1, टावी का जो आउटकम है वो ऑपरेटर एक्सपीरियंस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। सो इसीलिए जो अभी हम लोग टावी ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग सेफ टावी, कि टावी के अंदर कैसे सेफली किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो डिसएडवांटेज है, जो टावी का वाल्व है उसकी लाइफ सिर्फ 10 to 15 ईयर्स है। वो एक टिश्यू वाल्व है। आज की डेट में 3 साल बाद, एक साल बाद यूएस में तो ऑलरेडी आ गया, हमारे पास ऐसा टिश्यू वाल्व आएगा जिसकी जो लाइफ है 25 ईयर्स तक होगी। बट जैसे आप बोल रहे हो कि 60 के बाद टावी करवाना चाहिए, मे बी दैट पर्सन विल लिव फॉर 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, तो फिर आप सिर्फ 10-15 साल बाद लगा दो उसमें और उसको जीना 25 साल है, तो फिर व्हाट विल हैपन? दैट इज सच अ रेलेवेंट क्वेश्चन। तो कई बार क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे। मैं बोलता हूँ पेशेंट को, कोई मान लो आपकी लाइफ 100 ईयर्स है, सो 100 ईयर्स है, मैं आज आपकी टावी करता हूँ, 15 ईयर्स हम लोग ऐड करते हैं, 75 ईयर्स पे आपको एक और करवाना पड़ेगा। पर आप पूरे लाइफ स्पैन 100 ईयर्स तक आपकी कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती है, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो फार सुपीरियर और बेटर हो जाती है। नंबर 1। अब इसी सवाल का, जो भी पेशेंट 60 ईयर्स से अधिक का है, अगर सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी होगी फिर भी उसको टिश्यू वाल्व भी डलेगा, उसकी भी लाइफ इतनी होती है। क्यों? क्योंकि टिश्यू वाल्व 60 ईयर्स से ऊपर के पेशेंट्स के लिए, 60 ईयर्स से ऊपर के पेशेंट्स में अगर मेटालिक वाल्व डलता है, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर खाना पड़ता है जिससे ब्लीडिंग होने की चांसेस होती है। सो मेटालिक वाल्व इज ओनली फॉर यंग पेशेंट्स एंड टिश्यू वाल्व इज फॉर पेशेंट्स हु आर अबव एज ऑफ 60 ईयर्स। एंड कोई पेशेंट 2 या 3 बार करा सकता है ये? यस, उसको बोलते हैं वाल्व इन वाल्व। सो आपने एक वाल्व डाला हुआ है, उसी वाल्व में हम लोग एक और वाल्व डालते हैं बिना सर्जरी के। सो द फर्स्ट वाल्व विल एक्ट एज अ सॉकेट फॉर द न्यू वाल्व। सो ऑलरेडी हम लोग ये कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका सर्जिकल टिश्यू वाल्व फेल हो चुका है, मतलब पेशेंट की सर्जरी हुई थी ओपन हार्ट सर्जरी, उसमें एक टिश्यू वाल्व डला, उस वाल्व की लाइफ कंप्लीट होगी 10 से 15 साल। अब उसी वाल्व के अंदर बिना सर्जरी के हम लोग टावी के द्वारा वाल्व डाल देते हैं। एंड देन दैट इज सेफ? दैट इज सेफ। एंड कितनी बार कर सकते हो ये? सो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की बेसलाइन साइज क्या है। सो वाल्व सब हर एक व्यक्ति में एक साइज का नहीं होता, किसी में 20 mm, किसी में 23 mm, किसी में 29 mm, किसी में 32 mm साइज का वाल्व डलता है। सो अगर किसी के अंदर बहुत ही छोटी साइज का वाल्व डल रहा है तो हमें बहुत जुडिशियसली उस पेशेंट में ये प्रोसीजर करना होता है। बट यस, जो आपने पूछा 2-3 बार लिटरेचर में हो चुके हैं, बट जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अगर 60 ईयर्स पे मैं किसी का कर रहा हूँ और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि उसकी लाइफ 100 ईयर्स है, तो मैं उसको बताता हूँ कि आपको एक बार और करवाना पड़ेगा। इसीलिए इस पूरा कॉन्सेप्ट जो अभी आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड लाइफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। मतलब जब आप एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट देखते हो, आप उसकी पूरा जिंदगी भर कैसे मैनेज करोगे, दैट इज व्हाट शुड कम टू आवर माइंड। इसमें रिस्क क्या क्या है? सो जो टावी में जो रिस्क है वो मैंने मेरा खुद का पेपर इंडियन हार्ट जर्नल में पब्लिश किया हुआ है। सो इसके अंदर 95% एब्सोल्युटली सेफ। सो 5% लोगों के अंदर पेसमेकर लगने की संभावना है। क्या होता है पेसमेकर? पेसमेकर एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है। सो नॉर्मली क्या होता है, हार्ट में करंट जनरेट होता है, भगवान ने वायरिंग दे रखी, जैसे आपने स्विच ऑन किया, ये लाइट ऑन हो गई। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हार्ट पंप कैसे करता है। सो एक मसल है, इसको आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कराओगे? इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में आप एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा करते हो, करंट लगता है। जो करंट लगता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये करंट हार्ट में जनरेट होता है
टेक्निकल टर्म इज SA नोड, वहाँ से जनरेट होके पूरे हार्ट के चारों चैम्बर्स में जाता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर इस कंडक्शन फाइबर्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो करंट ट्रांसमिट नहीं होता। इस करंट को देने के लिए एक्सटर्नल पेसमेकर लगता है। सो टैवी के अंदर जब वाल्व रिप्लेस करते हैं, वो वाल्व उस कंडक्शन फाइबर्स के बहुत नज़दीक रिप्लेस होता है। तो इसीलिए कुछ पेशेंट्स को पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। बट पेसमेकर एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो सालों से होता आया है। नंबर 2, स्ट्रोक। ब्रेन में स्ट्रोक होने की चांसेस जो हैं वो 1.8% है। बट That's a big chances. यस, वी वुड कॉल इट एज अ बिग चांस, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी के मुकाबले कम है। Okay. सो इसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हम लोग ब्रेन की आर्टरीज में 2 फिल्टर डिप्लॉय करते हैं, यहाँ से जाते हैं, फिल्टर डिप्लॉय करते हैं। सो जस्ट इमेजिन अ सीव, जैसे चाय छानते हैं तो चाय तो चली जाती है, वो पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं। सो फिल्टर ब्रेन में ब्लड जाने देता है, बट कोई पार्टिकल टूटता है उसको कैप्चर कर लेता है और उसको हम लोग वापस रिट्रीव कर लेते हैं। सेकंड, अगर किसी में हम लोग फिल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस पेशेंट से हम लोग इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद में बात करते हैं। आप अपना नाम बताओ, राइट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड उठाओ। मैंने जो आजकल शुरू कर दिया है, आप अपना मोबाइल नंबर बताओ। सो दैट वो अपना सेल नंबर बता देता है। इसका मतलब ब्रेन में कोई पार्टिकल नहीं गया है। 1 in 1000 चांसेस होती हैं कि आपको इमरजेंसी ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़े। इसीलिए जब ये करते हैं, आपका OT और सर्जन सब बैकअप में ओपन। 1 in 10,000 चांसेस हैं समथिंग गोइंग अनटुवर्ड ऑन टेप। एंड अगर ये रिस्की है, देन ये प्रोसीजर रिस्की है कि सारे प्रोसीजर इतने ही रिस्की होते हैं? सो ये प्रोसीजर बहुत सेफ है। सो होता क्या है, 1 in 1000 is a big chance. 1 in 1000 is, let's look at the percentage. 1.8 is 1 in 2 people, like almost 2 people out of 100. So getting a stroke. So then you should ask me, why are you treating this disease? Exactly. Yes. मतलब So अगर चांसेस है हाँ. हर 100 में से किसी 2 को चांस है कि उसको स्ट्रोक हो जाएगा, हाँ. तो it becomes little scary. Yes. So now this brings to the whole point, then why do we even treat the disease? अब आपका सवाल ये है कि एओर्टिक स्टेनोसिस को अगर आप कुछ भी नहीं करो तो क्या होगा? सो ये पेशेंट्स पूछते हैं कि सर आपको हम लोग कुछ नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? आपको जान के शॉक लगेगा कि अगर एओर्टिक स्टेनोसिस को ट्रीट नहीं किया जाता है, 5 साल पे सिर्फ 3% लोग जिंदा रहते हैं। 97% people die at the end of 5 years. That is why symptomatic severe aortic stenosis, राज, कैंसर से भी डेंजरस है। सो तभी इलाज किया जाता है जब बीमारी में रिस्क ज़्यादा है। पता कैसे चलता है कि मुझे एओर्टिक स्टेनोसिस है? सो आपके लक्षण, फॉर 3 लक्षण होते हैं इसके। चलने पे श्वास फूलना, दूसरा चलने पर सीने में भारीपन आना, और तीसरा बेहोशी आना, चक्कर आना। सो जैसे ये 3 सिम्टम्स लगे, आप अपने लोकल फिजिशियन के पास जाओ, वो ऑस्कल्टेट करेंगे, आपको चेक करेंगे, मरमर आएगी, फिर एक 2D इको नाम से टेस्ट होता है, वो किया जाता है जिसमें हार्ट का वाल्व की बीमारी कंफर्म की जाती है। सो जब बीमारी में रिस्क बहुत 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 ज़्यादा है, तभी इलाज ऑफर किया जाता है। तो देन यू हैव टू टेक दैट चांस। यस। एंड इससे सेफ कोई भी प्रोसीजर नहीं दुनिया में, नहीं है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड। सो 3 ही तरीके से इलाज होता है एओर्टिक स्टेनोसिस का। लेट्स से दवाइयाँ, ओपन हार्ट सर्जरी और टैवी। दवाई बिल्कुल काम नहीं करती। 97% ऑफ पेशेंट्स डाई एट 5 years। नंबर 2, ओपन हार्ट सर्जरी वर्सेस टैवी में अगर कंपेयर किया जाए, सो टैवी इज सेफर कंपेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी, बट इन द राइट पेशेंट एंड इन द राइट हैंड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यंग पेशेंट्स। सो इसीलिए ये टैवी जो है कंपेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी सेफ। ये वाली डिसीज जो है ये ज़्यादा मेन में देखने को मिलती है, विमेन में देखने को? मैन में। वाई, इज देयर अ रीज़न? नॉट रियली, ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा प्रिडिलेक्शन नहीं होता है मैन वर्सेस फीमेल, बट कई बार कोई बीमारी देखने को मिलती है इस जेनेटिक्स के अंदर कि मेल्स में ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल, पर ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। बट यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना कि विमेन को हार्ट अटैक कम होते हैं, इज दैट ट्रू? नॉट एनी मोर। सो विमेन की जो मेनोपॉजल स्टेट होती है, प्री मेनोपॉजल स्टेट के अंदर हार्ट की बीमारियां कम होती हैं। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है।
So that means usually 50-55 के बाद. 50 के बाद कोई डिफरेंस नहीं होता. The risk is same. And किसी को अगर premature menopause हो गया है तो? So it's same. After menopause, the risk is equivalent to males. Even at an early age. Yeah, whatever it is. कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. But around the country, India में हार्ट रिलेटेड डिसीजेस जो है वो मेन में ज़्यादा देखने को मिलती है. Yes. Men में ज़्यादा. Why do you think so? Again, smoking, then obesity, then multiple other factors. और बहुत सारे women population जो अभी menopause में cross हुई नहीं है. So India is a young country. We don't have elderly population. Our population is still, large chunk of population is young. So under 50 women, would you say कि वो ज़्यादा safe हैं at least heart से related diseases में? Yes. And क्यों होता है ऐसा? So जो women की वो cycles होती हैं उसमें estrogen और hormone, they are protective, considered to be protective. For heart. Yes. Okay. लेकिन उनके अंदर अगर दूसरे रिस्क फैक्टर्स हो गए, फॉर एग्जांपल वो डायबिटिक हैं, वो ओबेसिटी हैं, उनके फैमिली में हार्ट की बीमारियां हैं, तब प्रॉब्ली वो जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, लर्निंग के लिए कि मेनोपॉज के बाद में मेल और फीमेल, विमेन और मेन में कोई डिफरेंस नहीं है. मेनोपॉज से पहले मेंस के अंदर हार्ट अटैक ज़्यादा होता है कंपेयर टू विमेन. Wow. I'm thinking of so many people in my head right now. And it's ऐसे स्कैरी जैसे क्यों कर रहे हो यार? बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है यार. कुछ नहीं होता. So that's what I know. अच्छा आपने पूछ लिया. This is just to educate. This is all of scientific facts. Like now I'm thinking of all my relatives who are crossing 55 and all of a sudden it's कुछ नहीं होगा. They keep walking 45 minutes of walk, healthy lifestyle, nothing happens. So here's a question, which is a question of the day. As a cardiologist, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आप खुद अवॉइड करते हो? Okay. As a cardiologist, smoke is absolutely no. Nicotine in all forms is bad. Number 2 is your processed food. And number 3, weight gain. So मैं कोशिश करता हूँ मेरा वेट चेक में रहे. नंबर 3 मैं प्रोसेस फूड नहीं खाऊं. और ये 3rd. बट स्ट्रेस जो है, जैसे मैंने आज आपसे पूछा था शुरू में, स्ट्रेस विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ आवर वर्क. उससे अपन भाग नहीं सकते. यू गेट सिक पेशेंट्स, आप उसको ठीक करना चाहते हो, बट हाउ यू रिएक्ट टू अ स्ट्रेस, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. And how should people react to stress? It's going to vary from person to person. That comes down to the personality. How you take that stress. What do you think? कैसे करना चाहिए किसी को आइडियली अपने स्ट्रेस से रिएक्ट, ताकि उसका हार्ट हेल्दी रहे? हाँ, इमीडिएटली मत रिएक्ट करो. आप में कोई भी स्ट्रेस आता है, सपोज करो कोई भी सिचुएशन है, थिंक ओवर इट, गिव इट सम टाइम. व्हेन वी ट्राई टू रिएक्ट इम्पल्सिवली, उस समय प्रॉब्लम्स होती हैं. आपको एक खराब न्यूज़ पता लगी, इट्स ओके, काम डाउन, देखो क्या करना है. आपको बहुत अच्छी न्यूज़ पता लगी, ठीक है, इट्स ओके. सो आप देखोगे हार्ट अटैक है ना, पीक्स ऑफ इमोशंस में होते हैं. आप क्या तो बहुत एकदम उदास हो रखे हो, आप चिंता में हो दिन भर, ये हो गया वो हो गया, या फिर आप एक्सट्रीमली हैप्पी और रिलेटेड हो. सो गिव सम टाइम टू योर बॉडी, सी हाउ इट रिएक्ट. सो स्ट्रेस विल बी देयर, वी ऑल हैव टू लर्न हाउ टू रिएक्ट टू इट. True. I'm reading a book on how people react and how should they actually like they should take care of their emotional regulation. Yes. Okay. So उसके ऊपर मैं बुक पढ़ रहा हूँ अभी पढ़ ही रहा हूँ. It's on the process. And I read something beautiful 3-4 दिन पहले उसमें, that स्ट्रेस के ऊपर ही था कि एंगर मेरे लिए बहुत जरूरी है. मैं ध्यान से सुनूंगा. कि 2 मिनट का एंगर, just 2 minutes, प्योर एंगर. एंड एंगर मतलब एकदम गुस्से में जब चिल्ला देते हैं ना, सिर्फ ये अगर सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई करता है, सो 7 hours के लिए आपका कॉर्टिसोल बॉडी में हाई रहता है. 7 hours के लिए आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. 7 hours के लिए आपकी बॉडी जो रीजनरेट करती है, नए नए सेल्स हर टाइम पे आपको बेटर करती है, फाइट करने के लिए रेडी करती है, वो ख़राब हो जाता है. एंड 24 hours के लिए आपका जो स्लीप सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है. तो जस्ट 2 मिनट का गुस्सा इतना ख़राब कर देता है बॉडी को. सो थिंक बिफोर यू गेट एंग्री ऑन पीपल. डोंट लेट कोई रैंडम स्ट्रेंजर
to fuck up with your whole body system for 24 hours and You're take right. you 7 hours back. You're right. आप गुस्सा करते हो तो आपको ही नुकसान होता है. Yeah, like मतलब आप गुस्सा कर रहे हो किसी रैंडम इंसान उस पे फर्क भी नहीं पड़ेगा. Yes. हाँ. So उसमें वो लाइन ऐसी लिखी हुई थी which I liked it a lot कि think किसको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में वो 24 घंटे मुझे पीछे लेके जा रहा है So good. और 7 घंटे के लिए मेरे को खराब कर रहा है. This is I'm going to keep it with me. I'm going to take it. Thank you, Raj. Is ये it? बहुत जरूरी है. Perfect. Thank you so much. It was pleasure having you. I hope that you enjoyed the conversation as much as I did. मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा आज. कुछ तो मेरे लिए eye opener थी. Like it was bunch of data which I didn't think about कि मुझे पता चलेगा. Thank you so much for doing this. Pleasure having you here. Thank you so much, Raj, and I loved it. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि और कौन से गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पर, ताकि हम उन्हें लाएं और आप ही के सवाल उनसे पूछें ताकि आपको और भी ज़्यादा वैल्यू मिले. जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उन्हें कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा. क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है एंड उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है. सो प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा. I'll see you next time. Until then, keep figuring out and don't forget to subscribe this channel.